इस कहानी में पुनर्जन्म के बाद एमसी को एक अनोखी क्षमता प्राप्त होती है। वह जो कुछ भी करता है उसे एक अलग ही शक्ति मिल जाती है। कल्पना वास्तविकता बन जाती है। उदाहरण के लिए किसी घाव को भरने के लिए उसे केवल इतना ही चाहिए कि कल्पना कीजिए कि यह ठीक हो गया है। पूर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए शरीर किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं, बस कल्पना। किसी भी प्रकार का उपयोग करने के लिए मौलिक जादू वह बस कल्पना करता है। वह स्वयं इसे उत्पन्न कर सकता है, वह किसी को भी बुला सकता है। किसी हथियार या कलाकृति की कल्पना मात्र से ही उसकी कल्पना की हालांकि है परिणाम पूरी तरह से सटीक नहीं है। सबसे पहले यहां तक कि इस तरह के टूटे हुए कौशल को भी इसकी आवश्यकता होती है। उसका स्तर ऊपर उठाया जाए। सौभाग्य से जादू के छात्र के शरीर में अकादमी, जिससे उसे पर्याप्त समय मिल सके अपनी शक्ति पर नियंत्रण पाओ। इस तरह बदला लेने के लिए ठीक से तैयारी करें। वे लोग जिन्होंने अतीत में उसकी मृत्यु का कारण बनाया, जो हुआ वो ये था। उस दिन रहस्यमय काल कोठरी की ओर जाने वाले द्वार अचानक पूरी दुनिया में प्रकट हो गए और उन काल कोठरियों से राक्षस उमड़ पड़े। बाहर मानवता इसके विरुद्ध शक्तिहीन थी। ये जीव और केवल वही जो सक्षम है, उन्हें रोकने का काम उन लोगों का था जो जागृत हो जादुई क्षमताएं। इन लोगों में शामिल हैं ये स्वर्ण साधक हैं, एक समूह, विशेष रूप से शक्तिशाली लोग जिन्होंने काम किया दुनिया को सबसे ताकतवर से बचाओ। राक्षस वे इंगोल्फ के प्रशंसक हैं। क्लाउडिया बोर्जो, नथानियल कैवेल, इवाको हिदेकी और लेरुकी, ये 5 नायक अपनी शक्तियों का उपयोग करके किसी भी शक्ति राक्षस जो मानव शरीर में कदम रखता है दुनिया, लेकिन उनके पास हमेशा यह नहीं होता। बाकी मानव जाति के सर्वोत्तम हित में जनता के प्रति हार्दिक संवेदना एक नागरिक के रूप इंगोल्फ नामक एक राक्षस द्वारा घेर लिया गया। क्लाउडिया को जाकर मदद करने का आदेश देता है। पीड़ितों की परवाह नहीं करती, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। ऐसा लगता है कि एक आदमी को एक राक्षस पकड़ने ही वाला है, लेकिन राक्षस के चेहरे पर लात मारी जाती है। अंतिम सदस्य और नेता गोल्डन सीकर्स, मिसातो क्यों मुस्कुराती है। सबको बताता है कि वह ख्याल रखेगा। उसने बाकी के राक्षसों को अकेले ही मार डाला। यह सुनिश्चित करने के बाद छलांग लगाता है कि सब ठीक है और शुल्क लेते हैं। उसके हाथ में एक बड़ा ऊर्जा विस्फोट है जिसका राक्षसों के बीच से इस तरह से आगे बढ़ना जैसे मानव विध्वंसक और उन सभी को ले जाओ, तुरंत बाहर निकलें। बाकी लोग केवल उसे विशालकाय को बाहर निकालते हुए विस्मय से देखें। वह अकेले ही राक्षसों के झुंड का सामना कर सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना मजबूत होगा। आखिरकार अपने समय के जादू से वह ऐसा कर भविष्य देख सकता है और उसे हमेशा पता लगा है कि क्या करने वाला है। इस स्तर पर ताकत के मामले में मसातो अब इंसान नहीं रह गई है। कुछ ही मिनटों में सेना सड़कों पर राक्षस मृत पड़े थे और मसातो का सामना अंतिम राक्षस से होता है। यह भी बाकी चीजों की तरह ही आसानी से गिर जाता है और अब जब वह आखिरकार आराम महसूस कर रहा है, लोगों की रक्षा करने में सक्षम रहा है, शांति। अब उसे बस यही करना बाकी है। द्वार को बंद कर दो ताकि और राक्षस अंदर ना आ सकता है। जैसे ही वह सील करता है, गेट के पास एक धमाका होता है और वह उड़कर अंदर कोठरी में उसे अपने ही जाल में फंसा लिया। सील उसके 5 साथी उसे देख रहे हैं। काल कोठरी के बाहर बिना किसी चिंता के दुनिया, यहां तक कि उनके समय की क्षमताओं के कारण उसने कभी भविष्य नहीं देखा। पहले भी ऐसा ही था। वह आगे बढ़ता है, सील करता है और उनसे पूछता है कि क्या वे सभी इस भयानक योजना पर और वे ऐसा क्यों करेंगे। उसके साथ कुछ ऐसा करो। उनके लिए जवाब स्पष्ट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुनिश्चित करने की उनकी आवश्यकता कि हर सेफ ने अपनी टीम को लगातार आगे बढ़ाया है। खतरा वह बढ़कर लेवल 100 का खिलाड़ी बन गया। एक राक्षस जो समय की विशेषता वाली जादुई शक्तियों का उपयोग कर सकता है चाहती थी पैसा कमाने के लिए। अब उन्हें खाना मिल गया है, उसके साथ उठो और अब उनके लिए समय आ गया है। उसे अलग थलग कर दो ताकि वे अपना ध्यान इस पर केंद्रित दुनिया पर कब्जा करने की तुलना में जनता का कल्याण। इसके साथ ही टीम उस आदमी पर हंसते हुए चली जाती है। मरने ही वाला है। मिसाडो उस पर मुक्के बरसाता है। सील बचाव की गुहार लगा रही थी, लेकिन वे उसे एक और नजर भी मत डालो क्योंकि वे चले जाते हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वे ऐसे स्वार्थी कारणों से उसका विश्वासघात कर देंगे, खासकर इसलिए कि उसके सभी प्रयास केवल दुनिया की रक्षा के लिए थे। राक्षसों से वह समझ नहीं पा रहा है कि क्यों वे उसके साथ ऐसा करेंगे, उन सभी चीजों के बारे में जो उन्होंने झेली है और उसके पास इसे समझने का समय नहीं है। कालकोठरी से निकले राक्षसों के रूप में उसे यह एहसास होने लगता है कि वह फंसा हुआ है। कालकोठरी में जाओ और उसकी ओर आने लगो। मिसाडो सहज रूप से उनसे लड़ने के लिए मुड़ जाती है, वापस आता है, लेकिन उसका सामना एक विशाल दीवार से होता है। भूखे शक्तिशाली राक्षस। वह अपने भविष्य की दृष्टि से भविष्य को खोजने का प्रयास, जहां वह इससे बच सकता है, लेकिन हर उसका अकेला भविष्य उसके अपरिहार्य में समाप्त होता है। मृत्यु। ऐसा लगता है कि उसका भविष्य पहले से ही में नहीं हो जा रहा और यही वास्तव में है उसके लिए अंत। मिसाडो जाना नहीं चाहती, लेकिन कायर की तरह नीचे झुक गया। वह दौड़ पड़ा। सोने की मुट्ठी वाले राक्षस, उनमें से यथासंभव अधिक से अधिक को मार गिराने के लिए और बदलाव दृढ़ संकल्पित भविष्य। अंत में हालांकि उनमें से सैकड़ों पराजित हो चुके हैं, उनमें से हजारों लोग अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। उसे जैसे ही वह अपने साथ जमीन पर उसके चारों ओर उसका अपना खून जमा हो रहा था, उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है मृत्यु को स्वीकार करने से बेहतर। लेकिन भले ही वह अगर वह मरने वाला है तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि जैसे ही राक्षस आगे बढ़ेंगे ढेर लग जाता है। वह बेताब कोशिश करता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी मृत्यु व्यर्थ। वह अपने समय गुण को बढ़ाता है। उसके शरीर में जादू का इरादा था, पुनर्जन्म लेना और अधिक शक्तिशाली बनना, कि वह अपने शिखर तक पहुंच सकता है। शक्ति। पुनर्जन्म लेने के बाद वह उनसे बदला लेने की पूरी कोशिश करो, उन सभी के लिए जो उन्होंने उसके साथ किया है। उसके शरीर में व्याप्त क्रोध और निराशा उस दिन तक बढ़ते रहना जब तक वह अंततः उनसे बदला लेने का मौका मिलता है। एक आखिरी धक्के के साथ वह सक्रिय करता है समय का जादू, पूरे क्षेत्र को कवर करते हुए एक चमकदार सुनहरी रोशनी। जब मसाडो खुलता है, उसकी आंखें फिर से, वह बहुत छोटा लग रहा है, शरीर दूसरी जगह पर है। वह खड़ा हो जाता है, अस्पताल के बिस्तर से देखता है आईने में इस नए शरीर में युवा चेहरा और छोटे बाल, और जैसे ही वह हाथ दर्पण पर रखता है, वह उसे एहसास होता है कि पुनर्जन्म सफल रहा, ठीक वैसे ही जैसा उसने चाहा था। अभी तो वह ऐसा लग रहा है होना, लेकिन वह जगह, ऐसी दवाइयां जिनसे वह परिचित नहीं है। कई साल बीत चुके होंगे इस घटना के बारे में और वह बस यही उम्मीद करता है ज्यादा समय नहीं बीता है, इसलिए वह जिन्होंने धोखा दिया उनसे बदला लो।
उसे बिस्तर के बगल वाली मेज पर उसे वह एक छात्र पहचान पत्र जो अवश्य ही संबंधित वह शव का पिछला मालिक है अब उपयोग कर रहा है। कार्ड पर दी गई तारीख से वह बता सकते हैं कि कम से कम 20 साल हो गए हैं। घटना के बाद से कई साल बीत चुके हैं, जिसका मतलब ढूंढने के लिए उसके पास अभी भी समय होना चाहिए। छात्र का नाम असायोस्के है और उनमें शून्य विशेषता स्तर पर मौजूद है। एक, उस विशेषता को देखने से मिसाडो होता है अपनी किस्मत पर पागलों की तरह हंसना। पिछले जन्म में उससे उसके अपने लोग डरते थे, साथियों, सबसे मजबूत होने के लिए, क्योंकि अपने समय के गुण का। लेकिन जैसे ही वह सुधार हुआ तो उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा नहीं कर और भी मजबूत हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हालांकि उनकी दूरदृष्टि देखने में सक्षम थी, दुनिया के बारे में सब कुछ, यहां तक कि वह भी शून्य की वास्तविक गहराई दिखाई नहीं दे रही थी। शक्ति प्रदान करता है, लेकिन अब यह शरीर जो उसके पास रहस्यमय शक्ति है और मिसाडो को उस पर दया आती है। यही कारण है क्योंकि शून्य विशेषता इतनी दुर्लभ है और यह भी एक अनछुआ पहलू है। किसी को भी प्रशिक्षण देना नहीं आता, यही कारण है, इसीलिए लड़का अभी भी वही है। स्तर 1, संभवतः उसका मजाक भी उड़ाया गया, एक से अधिक बार कोई विशेषता न होने के कारण, अनजाने में होने के बावजूद सबसे मजबूत। अब जब उसे पता चल गया है जिस परिस्थिति में वह है, मिसाडो 1 उस लड़के से किया वादा जो अब इस दुनिया में नहीं है कि वह अपना नाम रोशन करेगा, विश्व भर में सबसे मजबूत के रूप में, अब तक का सबसे साहसी व्यक्ति। धन्यवाद। अपनी दूरदर्शिता की क्षमता के कारण मिसाडो वॉइड एट्रीब्यूट को प्रशिक्षित करना जानता है और इस शक्ति के साथ वह बन जाएगा दुनिया में सबसे ताकतवर। एक बार वह इस कमजोर स्तर के शरीर को प्रशिक्षित करता है। अगर कोई सचमुच शक्तिशाली चीज हो तो वह ये सुनिश्चित करें कि उसके गद्दारों को पिछले जन्म में उसे धोखा देने का पछतावा होगा, जिससे उसकी मौत हो गई। उसका हक पाने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए मसाडा को कुछ करना होगा। यह बच्चा पहले स्तर से आगे निकल चुका था, निश्चित रूप से उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली। उसका पिछला जीवन, लेकिन अब वह बस एक किशोर, शून्य विशेषता, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, यह एक प्रकार का निहिल के नियंत्रण से संबंधित। यह क्षमता उपयोगकर्ता को स्वतंत्र रूप से अपनी कल्पना को वास्तविकता में रूपांतरित करना। हर कोई चीजों की कल्पना करने में सक्षम है, लेकिन उस कल्पना को असल कठिनाई तो वास्तविकता में ही निहित है। मसाडो के लिए सौभाग्य की बात यह है कि उसके पास जो शरीर है, जिस व्यक्ति पर कब्जा किया गया है, वह बुरी तरह घायल, कि वह अपनी नई क्षमताओं का अभ्यास कर सके। खुद को ठीक करने के लिए उसे बस इतना करना है कि उसके मन में जो छवि है उसे लागू करें, अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे खुद की कल्पना करें। अपनी चोटों को ठीक कर रहा है। अगर वह ध्यान केंद्रित करे, अपने शरीर की हर एक कोशिका की कल्पना कर सकता है। जादू से शरीर का पुनर्निर्माण हो रहा है। धीरे धीरे वह सबसे पहले अपनी बांह पर जादू का प्रयोग करता है और वह गहरा घाव धीरे धीरे कम होने लगता है। यह स्वयं ठीक हो जाता है। यह अभी प्रारंभिक अवस्था, फिलहाल कास्टिंग चल रही है, इसलिए रिकवरी की गति धीमी अच्छा नहीं है और वह यह बात समझ सकता है। बांह के अंदरूनी हिस्से का घाव पूरी तरह से ठीक नहीं, फिर भी बहुत ही आशाजनक प्रगति है। यदि वह इस क्षमता का उपयोग करना जारी रखता है, सभी घाव भर जाएंगे, उसका स्तर ठीक हो जाएगा। समय के साथ धीरे धीरे वृद्धि होती है। कल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए समय के साथ साथ उसमें सुधार भी होता जाता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ेगा, किस प्रकार के दायरे को बढ़ाना है, वह छवियों को वास्तविकता में बदल सकता है। उस निरंतर विकास के माध्यम से वह यह कर सकता है, कई तरह की चीजें बनाए और फिर अंततः वह ऐसा करने में सक्षम हो जाए। कई अलग अलग प्रकार के जादू का उपयोग करें। बात यहां तक पहुंच जाएगी कि वह चित्र जो उपयोगकर्ता अपने द्वारा मन को पूर्ण रूप से बनाया जा सकता है। वास्तविकता, जैसे ही वह इसके बारे में सोचता है, संभावित अनुप्रयोग, अपनी क्षमताओं के दम पर एक डॉक्टर अचानक से प्रकट, दरवाजा खुलता है और वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार उठने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर उसे बैठने के लिए कहता है क्योंकि वह दुर्घटना के बाद गंभीर रूप से घायल, एक राक्षस ने हमला किया। यह पहली बार है जब मिसाडो को पता चला कि क्या हुआ था उसके शरीर का पूर्व स्वामी। यह अवश्य होना चाहिए, वजह से हालत वाकई बहुत खराब रही है। वह इस बात से हैरान है कि वह जाग भी गया। सोचता है कि चमत्कार अवश्य ही धन्यवाद के संतों के आशीर्वाद से। यही है, मिसाडो ने पहली बार यह शब्द सुना है, एक संत का। लेकिन डॉक्टर के लिए यह आम जानकारी है और वह इस बात से हैरान। मिसाडो उसके बारे में नहीं जानती। वह है पेंटाग्राम के संतों के रूप में जाने जाते हैं संत, लेकिन मिसातो को नहीं पता कि क्या, यानी दोनों में से कोई भी डॉक्टर। बस इसका कारण बुनियादी ज्ञान की कमी है, इस तथ्य के कारण कि उसने अभी अभी गंभीर चोट लगने के बाद चेतना छोटे। फिलहाल वह विषय बदल देता है मिसाडो की पूरी तरह से जांच करने के लिए। उसके जाते समय मिसाडो उस भावना को अपने दिमाग से पंचकोणीय संतों के बारे में सोचा। उसका दिमाग, शायद वे उनमें से एक हैं, कबीले या साहसी लोग जो वहां आए थे पिछले 20 वर्षों से। जबकि वह इस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है के लिए उसे एक और चीज की जरूरत है। समय में क्या बदलाव आया है इसकी समझ। वह रिमोट उठाता है, बिस्तर के पास रखी मेज पर समाचारों के साथ संगीत सुन। संयोगवश यह एक गाना बजा। एस क्लास यात्रा के बारे में विशेष कार्यक्रम 20 साल पहले घटी कालकोठरी की त्रासदी। कुछ समय पहले उसे ठीक यही चाहिए, उसे इस बारे में जानकारी चाहिए और उसे यह जानना जरूरी है। विश्वासघात होने के बाद क्या हुआ? प्रसारण में कहा गया है कि अपराधी आपदा गोल्डन की नेता थी। खोजकर्ता स्वयं मिसाडो क्योइरो। मिसाडो, वह अपने आप को देखकर सदमे से बिस्तर से उछल पड़ता। उसका अपना चेहरा टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वे क्या बात सुनता रहता है। जाहिर तौर पर यह खबर फैली थी कि वह आने वाली आपदा की भविष्यवाणी की, लेकिन उसने इसके बारे में किसी को भी बताने से इनकार। इसके बजाय वह लेने की योजना बना रहा था। अराजकता का लाभ उठाते हुए दुनिया को तबाह कर देगा ताकि कब्जा कर सके। इस पर आरोप लगाओ और शासन करो। इसे रोकने के लिए गोल्डन सीकर्स के अन्य सदस्य आए। उन्होंने मिलकर उसे इस घटना को रोकने के लिए, ऐसा होने से रोकने के लिए। मसातो को हराने के बाद गोल्डन के शेष सदस्य साधकों ने अपना नाम बदलकर यह रख लिया पेंटाग्राम सेंस। और एक भयंकर लड़ाई के बाद, युद्ध के बाद, उन्होंने काल कोठरी को सील कर दिया और दुनिया को बचाया। यह झूठा सच है। अब यह आम जानकारी है कि पूरा दुनिया जानती है और पेंटाग्राम संतों ने दुनिया का नेतृत्व किया है। कई अलग अलग क्षेत्र। मिसाडो बंद हो जाता है, समाचार प्रसारण देखता है और बाहर घूमता है। सदमे में है, सदमा बदल जाता है।
उसे समझ आने पर अनियंत्रित हंसी आ रही थी। पता लगाओ कि उसके दौरान क्या हुआ था। वे चले गए। उन्होंने न केवल उसके साथ विश्वासघात किया, साथ ही उन्होंने उनके नाम और प्रतिष्ठा को भी कलंकित के बीच से उन्होंने उसकी बलि दी और उन्होंने निर्लज्जतापूर्वक इसका लाभ उठाया। अंत में अब उनकी सराहना की जा रही है। दुनिया उसे नायक के रूप में देखती है, जबकि वह इस नई खबर के अनुसार वह निश्चित उन्हें माफ करने जा रहा है। अब उसे करना होगा। यह सुनिश्चित करो कि वे सभी नरक में एक-एक करके, लेकिन उसे खुद को शांत करना होगा। हद से ज्यादा उत्साहित होने से पहले ही नीचे उतर जाओ। कुल मिलाकर वह उनके द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता, से मुकाबला करने के लिए बहुत कमजोर है। अभी यही समय है। उसे सबसे पहले यही करना होगा। पता लगाना है कि वे कहां हैं और वह कैसे उन तक पहुंच सकता है। वह लड़के को ले जाता है, फोन को स्कैन करके पता लगाने की कोशिश करता है वह किस अकादमी में पढ़ता है। ठीक वैसे ही जैसे वह मुझे लगा कि वह टोको एडवेंचरर में भाग लेता है। प्रशिक्षण अकादमी, जिसका नेतृत्व अभी अभी जागा है और अब वह पहले से ही किसी संत को इतनी आसानी से ढूंढ लिया। हालांकि इवाको एक सतर्क व्यक्ति है और मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं जो बस वह अपनी कमजोरियों को इतनी आसानी से दिखा देता है। इसके अलावा स्तरों में अंतर यह है कि बहुत ही शानदार, उसे हराना तो और भी मुश्किल, हाल तो यह लगभग असंभव है। अब उसे अपने विकास पर ध्यान देना होगा। स्तर और मजबूत हो रहा है, वह नहीं कर सकता। वह पहले स्तर पर कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक बार जब वह सीमा तक बढ़ जाता है तब वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इवाको पहली हो। लक्ष्य। कुछ सप्ताह बीत जाते हैं और अंततः मसाडो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और तैयारी कर रहे हैं। छुट्टी दी जानी है, डॉक्टर नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है कि उसने इतनी तेजी से काम इतनी बुरी तरह घायल होने के बावजूद भी उनका ठीक होना था। उसे लगने लगता है कि मसाडो था। एक बार फिर संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, लेकिन हमारे एमसी ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही उन्हें रोक दिया। वाक्य, वह चाहता है कि डॉक्टर, मुझे पूरा यकीन है कि वह सब कुछ जो वह अब तक उसने जो कुछ हासिल किया है वह उसकी बदौलत अपनी शक्ति। इसके साथ ही वह चला जाता है। अस्पताल में डॉक्टर को विदाई देते हुए आखिरी बार जैसे ही वह बाहर उसने बुनियादी ढांचे से काम पूरा कर लिया। अपनी योजना की तैयारी में वह तैयार है चीजों को अगले स्तर पर ले जाओ। उसके पास है, वह अपने स्तर को भी बढ़ाने में कामयाब रहा 20 टाइम्स। अब उसके लिए वार्म अप करने का समय है और अपनी नई क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़े। अस्पताल से निकलने से पहले उसने डॉक्टर से सुना कि सभी क्योस्के के परिवार की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यह क्योस्के के लिए दुखद है, लेकिन मसाडो के लिए इससे चीजें काफी आसान हो जाती हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि वह जो चाहे कर सकता है। वह जो चाहता है उसे चिंता करने की जरूरत। उसके कार्यों पर सवाल उठाने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में। जैसे ही वह बाहर निकलता है अस्पताल की ओर जाते हुए, वह निकटतम अस्पताल की ओर चल कोठरी का द्वार उसके पहले की शुरुआत करने के लिए उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह बढ़ाता है और मजबूत होता जाता है। संभव है अब जब उसने अपने बाल बढ़ा लिए, खुद को ठीक करके स्तर को पार करने का समय आ गया है। उसे वास्तविक परिस्थितियों में अपने नए कौशल का परीक्षण करने का अवसर। पास के स्टॉल की ओर बढ़ता है। वह द्वार जहां सुरक्षा गार्ड प्रवेश देता है, प्रवेश की अनुमति देता है और वह अपना दिखाता है। छात्र पहचान पत्र। गार्ड ने उसका पहचान उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए हाथ उठाना पड़ा। गेट के अंदर वह मसाडो को लेकर चिंतित है। काल कोठरी में प्रवेश करना, क्योंकि वह केवल 27 और यह काल कोठरी आमतौर पर एक वह स्थान जहां साहसी लोगों को होना ही चाहिए। बनाने के लिए कम से कम स्तर 30 होना चाहिए और काल कोठरी में प्रवेश करो। सख्त नियमों के अनुसार मिसाडो प्रवेश करने की योजना बना रहा है। काल कोठरी जो पहरेदार के लिए है, मूलतः यह आत्महत्या के समान ही है। यह बात सामान्य स्थिति वाले किसी भी व्यक्ति के लिए। मिसाडो एक छात्रा है टोक्यो एडवेंचरर ट्रेनिंग अकादमी और इससे उसे विशेष अनुमतियां मिलनी चाहिए। इस जगह में प्रवेश करने के बावजूद चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वह हस्ताक्षर करता है सहमति पत्र, उसके लिए ठीक रहेगा बिना किसी प्रतिबंध के प्रवेश करने के लिए। मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा। जब वह काल कोठरी के द्वार के पास पहुंचा तो उसने अपने विशेष अधिकारों की जानकारी प्राप्त। स्कूल के छात्र के रूप में दाखिला मिलता है और यह उनमें से एक है। गार्ड के पास कोई जानकारी से अंदर जाने देने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन यह तथ्य नहीं बदलता कि वह है चिंतित। कुछ आवाजें उसे पुकार रही हैं परिसर के दूसरी तरफ से। बदमाश जैसे दिखने वाले बच्चों का एक समूह। मिसाडो को लगता है कि गार्ड बस चिंतित है उसके बारे में, इसीलिए उसे इसे नहीं ले जाना चाहिए। आखिरकार वह तो बस एक कमजोर इंसान है। वह छात्र जिसने अभी तक स्नातक की अभी तक अकादमी में नहीं गया है, इसलिए उसे अपने बारे में पता होना चाहिए। मिसाडो उन्हें केवल एक ही जगह बख्शता है। वह मुड़ने से पहले एक नजर डालता है और पूछता है। वह गार्ड जहां उसे हस्ताक्षर करने हैं, वह अपने हस्ताक्षर करता है और चला जाता है। इस बात की पुष्टि करने के बाद काल कोठरी में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। गार्ड हमारे एमसी के जाने पर नजर रखता है और फिर वो पहले वाले बच्चों को पुकारता है और उन्हें काल कोठरी में जाने के लिए कहता है। मिसाडो का पीछा करो, वह इससे उबर नहीं पा रहा है। यह तथ्य कि किसी बच्चे को अंदर आने देना, वहां असुरक्षित रहना मूलतः आत्महत्या के समान है। पहले तो वे बहस करने की कोशिश करते हैं, पहरा देना, क्योंकि वे जोखिम उठाने को तैयार नहीं व्यक्ति के लिए अपनी जान जोखिम में डालना, लेकिन उनमें से नेता से जानते हैं उसके दोस्तों को हंगामा करने से रोकने के लिए। अंततः यह उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। दिन के अंत में अगर कोई नहीं देख रहा है, उन्हें काल कोठरी के अंदर डाल दो, फिर वे कर सकते हैं। अंदर जाओ और वे जो चाहें वो करो, भले ही कोई भयानक घटना घटित हो जाए। अगर ऐसा वहां होता तो ऐसा नहीं, समस्याएं या परिणाम। उसके दोस्त वो क्या कह रहा है ये तुरंत समझ जाता है। वे चारों ओर घूमते हैं और खुशी खुशी अंदर दौड़ते का पीछा करने के लिए काल कोठरी। अब उसे बदतमीजी भरे व्यवहार का सबक सिखाओ उन्हें और काल कोठरी में प्रवेश करने का प्रयास स्तर से कहीं ऊपर होना चाहिए। गार्ड खुशी खुशी उन्हें पूरी तरह से भेज देता है, उनके असली इरादों से अनजान। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा किया है। वे उन लोगों को मार डालते हैं जो कोठरी में उनका रास्ता, और फिर इसका दोष राक्षसों पर डालो, धन्यवाद, ताकि वे अपनी जेबें भर सकें खूबसूरती से, और किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ध्यान में रखते हुए वे आगे बढ़ते हैं मिसाडो का पीछा करते हुए, लेकिन 10 मिनट देर से आने पर भी वे उसे पकड़ नहीं पाए। उस पर निर्भर करता है। काल कोठरी एक सीधी रेखा है, इसलिए उनके लिए यह असंभव है। उन्होंने उसे खो दिया है और इस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वह इतनी दूर कैसे पहुंच जाते हुए। अंततः वे आखिरकार उन्हें पकड़ उसके पास और वे उसे चारों ओर से घिरा हुआ देख राक्षसों की दीवार। पहले तो उन्हें लगता है कि उन्हें उसे मारना नहीं पड़ेगा, सभी का ख्याल राक्षस रखेंगे उन्हें उसके लिए, लेकिन मिसाडो उन्हें साबित करता है अग्नि जादू का उपयोग करके गलती हुई।
एक क्षेत्र में सभी राक्षसों को मारने के लिए पवन जादू का कुछ ही सेकंडों की बात है। वे इससे हैरान हैं इस तथ्य से कि वह इतने लोगों को मारने में कामयाब रहा रैंक के राक्षस, लेकिन वे हैं साथ ही भारी लूट में अधिक रुचि रखते हैं। राक्षसों से प्राप्त होने वाली बूंदें, यदि वे उस लूट को बेचते हैं, फिर वे ऐसा कम से कम 6 महीने तक आराम से रहें। मिसाडो की पीठ अभी भी उनकी ओर है, इसलिए उन्हें लगता है कि उसने ध्यान नहीं दिया है। नहीं, ये बिल्कुल सही समय है उन पर हमला करके उसे मार डालने के लिए। उन्हें दुर्लभ लूट मिल सकती है। तीनों हरकत में आते हैं और घेर लेते हैं, फिर अचानक वे उसे छोड़ देते हैं। उन्होंने उस पर अपना जादू चलाया। मिसाडो आखिरकार पलट गई। वह उनके आसपास घूमता है और उन्हें अपना ध्यान उन्होंने कुशलतापूर्वक उनके सभी हमलों को चकमा, एक पल भी बर्बाद किए बिना। उसे इसकी आदत है, इस तरह की चीजें पहले से ही उनके पास है। पिछला जीवन, चाहे कोई भी युग हो, हमेशा ऐसे नीच लोग होते हैं जो हर किसी और कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके सभी लंबी दूरी के हमलों को चकमा दिया। उनमें से एक आग का गोला बनाता है और मिसाडो को गिराने के लिए करीब जाता है। जादुई रूप से बढ़ाया गया पंच मिसाडो है। हालांकि वह तेजी से आगे बढ़ता है और अपनी मुट्ठी से हमला करता है, जिसका उपयोग वह मुक्के मारने हमलावर ने पेट पर सीधा वार किया और भेज दिया। उसे अपने दोस्तों के पास वापस जाते हुए गुंडा 1 सेकंड में नीचे गिरा दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। सातों के मुड़ने पर पीछे सड़ता है और वह उन बाकी लोगों के पास पहुंचता है जो अब सहमे हुए हैं। इस नए जीवन में वह नहीं होगा। वह पहले की तरह दयालु है। वह योजना बना रहा है अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी कुचलने के लिए और फिर उनका उपयोग सीढ़ी के रूप में करें, बिना किसी झिझक के अपने अगले लक्ष्य की ओर। अब से वह जो कुछ भी करेगा, यह सब उसके बदले की भावना के लिए है। गुंडों का काम तमाम हो जाने के बाद मसाडो कालकोठरी पूरी तरह से सुरक्षित थी, लेकिन लड़कों के लापता होने से एक अकादमी से शिक्षक आएंगे और पता लगाओ कि क्या हुआ। वह आदमी एक है। इवाको के अधीनस्थ योइची को यह अवसर मिला। यह खबर कि उनके छात्रों में से एक अकेले ही कालकोठरी में प्रवेश किया। इसके बजाय कि अपने छात्र को संघर्ष करते हुए, इसके बजाय उसे 3 नौसिखिया शिकारी मिलते हैं। साहसी लोग जमीन पर मृत पड़े हुए थे, लेकिन इस बात का कोई सुराग नहीं है कि इसमें क्या हुआ है। दुनिया कालकोठरी में घटित हुई। वापस मिसाडो के साथ वह अपने नए अब आंकड़े बताते हैं कि वह इसे पूरा करने में कामयाब रहा। डी रैंक को पार करने के लिए धन्यवाद। कालकोठरी में वह अपना स्तर बढ़ाने में सक्षम था और अपनी शून्य जादुई शक्ति का परीक्षा में रही। अब उसे एक नया जादू प्राप्त हो। इसे सूचना अस्पष्टता कहा जाता है, जो उसे न केवल उसके स्तर तक पहुंचने के लिए बल्कि उसके कालकोठरी में प्रवेश के रिकॉर्ड मिटा दें। धन्यवाद। इसके अलावा वह सभी सुरागों को मिटा सकता है। डी रैंक कालकोठरी जो वापस ले जा सकती है। अब जब वह उस बात से आगे बढ़ चुका है, कल उसका स्कूल में पहला दिन है। यह अकादमी है और उसे इसके लिए तैयारी करनी होगी। वह कियोस्क के फोन में देखता है और उसे कुछ अपठित संदेश दिखाई देते हैं, जो लोग स्पष्ट रूप से उसे धमका रहे हैं और उससे पैसे वसूलने के माध्यम से हिंसा। यह बिल्कुल स्पष्ट करता है कि क्या हुआ, कियोस्क ने जो कुछ झेला है और उसे कैसे इस दयनीय हाल निकाला गया है। अगले दिन वह स्कूल की ओर जाता है और जैसे ही वह चलता है, मुख्य द्वार पर उसका स्वागत एक प्यारी सी लड़की जो उसे जानती प्रतीत होती है। यह उसे सहपाठी असाही करिन और वह दौड़कर ऊपर उससे यह पूछने के लिए कि वह कैसा है, अस्पताल में भर्ती। ऐसा लगता है कि इसके बावजूद संघर्षों के दौरान कियोस्की के पास ऐसे लोग थे जो मुझे उसकी चिंता थी। उन दोनों के बीच बातचीत के दौरान गुंडों का एक समूह उसके का सामना करो। वे उसे चिढ़ाते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई गुण न हो, और वे इस तथ्य से स्पष्ट रूप से अवगत है बाल बाल मौत से बचा। ये सबसे आम बातें हैं। संभवतः वे लोग जो उसे भेज रहे थे, पिछली रात धमकी भरे संदेश मिले थे। गुंडों का सरगना उनके सामने खड़ा हो जाता है और उसके से उनके लिए भुगतान करने की मांग, हमेशा उसकी रक्षा करनी पड़ती है। और यह स्पष्ट है कि इससे यह परिणाम निकलेगा। लड़ाई करेन उसके सामने आ जाती है और गुंडों को रोकने की कोशिश करता है। याद उन्हें यह सूचना मिली कि क्योंसुके अभी अस्पताल से, हालांकि वह कोशिश कर रही है उसके लिए बहादुर बनने के लिए उसके कांपते हाथ हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि वह बहुत डरी हुई है। एएमसी को यह बात पता चलती है और वह उसके सामने उसे आश्वस्त करते हुए कि वह ठीक हो जाएगा। बदमाश उस पर हंसते हैं, यह सोचकर वह बस सबके सामने कूल दिखने की कोशिश कर रहा है। एक लड़की, चूंकि वह दिखावा करने के लिए इतना उत्सुक है, गुंडे तो खुशी खुशी ऐसा करने को तैयार है। उसे विद्यालय में उसकी जगह याद दिलाएं। दुर्भाग्यवश उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली है। यह महसूस हुआ कि पदानुक्रम बदल गया है। जब से मिसाडो ने सत्ता संभाली है, उसने उस लड़के से किया वादा जिसका शरीर उसे, इसके अलावा वह अपना नाम रोशन करेगा विश्व भर में सबसे मजबूत के रूप में। साहसी, और मिसाडो खुद को मानता है एक ऐसा व्यक्ति होना जो अपने वचन का पालन करता हो। वह पहले बदमाश को ताना मारता है और यह कारगर साबित होता है। रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके कारण मिसाडो की दिशा में मन लगा योजना। काल कोठरी के बाहर जादू करना इसके विरुद्ध है, स्कूल के नियम। लेकिन ऐसा लगता है कि गुंडों को अब कोई परवाह नहीं है, उन्हें इसकी जरूरत है। मिसाडो को दिखाओ कि बाहर निकलना गलत है। जब उनमें विशेषताएं नहीं होती तो पंक्ति का वह आरएमसी और मिसाडो पर आग का गोला फेंकता है। वह उसे उसी प्रकार लौटाता है उसके विरुद्ध, और भी बड़े आग के गोले से हमला करो। 2 हमलों के बीच टकराव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारी धमाका तब हुआ जब गुंडे सोच रहे थे कि कब कियोस्क को इसका उपयोग करने की क्षमता मिल। आग का गोला। मिसाडो पर इसका कोई खास असर नहीं। कमजोर हमले और धमकाने वाला व्यक्ति अपने दोस्तों इधर उधर खड़े रहना बंद करो, एनपीसी और कुछ करो। वे दोनों, उसने हवा और पानी के हमले शुरू कर दिए। मिसाडो, लेकिन ठीक अपने बॉस की तरह, मिसाडो इन दोनों हमलों का जवाब देती है। इसी तरह के हमले बड़े पैमाने पर। मुझे मुश्किल से विश्वास हो रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति, कुछ समय पहले तक कोई विशेषता नहीं थी, अब है। एक साथ कई जादुई गुणों का उपयोग करना, यह एक ऐसी शक्ति है जो उनके पास कभी नहीं। इसके बारे में पहले सुना था, लेकिन यह बस इतना ही है, शुरुआत। मिसाडो अभी इसका उपयोग कर रही है अपनी शक्तियों को रद्द करने के लिए। हमले हुए, लेकिन अब आगे बढ़ने की बारी उनकी है। आक्रमण। वह एक विशाल बल प्रयोग करता है। उन्हें डराने के लिए उसने अपने पीछे आग का गोला छोड़ा और इसके आकार के कारण उन्हें भागना पड़ता है। वे डर के मारे भाग गए। जैसे ही वह उनकी ओर बढ़ा, मिसाडो सबसे पास वाले को पकड़ लेती है, जो भागने की कोशिश करते हुए वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। फिर वह लड़के से पूछता है कि क्या उसने दिया। कियोस्क ने जरूरत पड़ने पर उसकी हर संभव मदद की। लड़के की बात सुनने का इंतजार किए बिना जवाब में वह उसका चेहरा पकड़ लेता है, एक विशाल हमले की ओर बढ़ते हुए उसे ऊपर उठा। उसकी मुट्ठी में आग का गोला है।
वह जानता है कि उस आदमी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। कहना होगा कि चूंकि उनके जैसे लोग हमेशा अंततः वे वही बातें दोहराते हैं, इसलिए चाहे उसका अंत कुछ भी हो, बकवास करने से मसाड़ों की मुट्ठी नहीं रुकेगी। उसके चेहरे पर टकराने से इसके साथ ही वह लड़के पर जोरदार प्रहार करता है, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया और चला गया। अकादमी में उसे बेहोश कर दिया गया। आंगन। करेन को इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास हो रहा है। वही उसके है जो पहले था, लेकिन यह स्पष्ट है कि उसके अंदर कुछ तो है, बदल गया। अब क्यों उसके नहीं रहने वाला है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे परेशान किया जाएगा? कोई नहीं है। वह चलना शुरू कर देगा। सबसे मजबूत बनने का मार्ग साहसी। अब जब उन्होंने देख लिया है मिसाडो वास्तव में कितना शक्तिशाली है, गुंडे बेताब होकर भीख मांगने लगते हैं। वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वे अपने शहीदों को अपने दोस्त के साथ लंगड़ाते हुए बाहर निकल आंगन। अभी भी इस तथ्य से सदमे में हूं। ऐसा लगता है कि उसके एक बन गया है, पहले से बिल्कुल अलग इंसान। अस्पताल से छुट्टी मिल गई। आखिरकार निराशा में आह भरते हुए बातचीत के दौरान पता चलता है कि धमकाने वाला व्यक्ति इतना शानदार है कि उसे बेइंतहा समझा जाता है। कैरन के साथ स्कूल में, और यह स्पष्ट है कि सभी छात्रों ने वह उन्होंने आंगन में ऐसा उसने किया। वे सब घूर रहे हैं और वे आपस में फुसफुसाते हैं जैसे वह मिसाडो वहां से गुजरती है। मिसाडो सीढ़ियों को देखती है और सोचता है कि क्या वह कुछ ज्यादा ही अलग दिख रहा है। इस तरह दिखावा करना। जैसे ही वह चलता है, कैरन कोई बीच से रास्ता निकालने की कोशिश करता है। उसके अंदर प्रवेश करने से पहले ही भीड़ उसके पास पहुंच जाएगी। यह योइत्सुदाई है और वह कुछ सवाल पूछने के लिए कियोस्के के पास जाता है। क्लास से पहले कियोस्के को कोई अंदाजा नहीं है कि कौन यह लड़का तो है, लेकिन देखने में किसी नशेड़ी जैसा लगता है। यह निश्चित रूप से एक परेशानी है उससे निपटने के लिए, और वह फैसला करता है कि उसने बातचीत के निमंत्रण को ठुकरा दिया। पीछे मुड़कर कहता है कि वे ऐसा नहीं कर सकते। अब बात कर लो क्योंकि क्लास शुरू होने वाली है। लेकिन योइची हार मानने वाला नहीं है। उत्तर। वह अपना परिचय इस प्रकार देता है। फाइटिंग द कैट के नेता, जो कि वह कबीला जिसे मुखिया इवाको ने बनाया था, स्कूल। इससे कियोसुके का ध्यान आकर्षित होता है और उसका हाथ जम जाता है। वह दरवाजा खोलने ही वाला है। यह देखकर उसने हमारे मुख्य वक्ता का ध्यान आकर्षित कर लिया है। फिर पूछता है कि क्या कियोस्के होगा। थोड़ी देर बातचीत करने और समय देने को तैयार। उसके कुछ समय के लिए, चूंकि संदर्भ में परिवर्तन होने पर कियोस्के खुशी खुशी सहमत हो जाता है। अपने वरिष्ठ छात्रों के साथ हुई बातचीत करने के लिए एक एकांत जगह ढूंढें और सीधे मुद्दे पर आता है। कियोसुके से पूछता है कि क्या वह वही है जो मिले हुए साहसी लोगों को पराजित किया। डी रैंक कालकोठरी में मृत आरएमसी खेलता है। बेवकूफ है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रहा है। वह जानकारी जो उसने विशेष रूप से दी है, छिपा हुआ व्यक्ति बाहर निकल गया। युइची का कहना है कि वह स्टाफ से पता चला कि एक छात्र उनकी अकादमी कालकोठरी में प्रवेश कर चुकी थी और जांच करने के लिए अंदर गया, और अंदर कालकोठरी में उसे शव मिले। शिकार के लिए कुख्यात अपराधी नौसिखिए। इसके अलावा वे तो बिल्कुल भी सक्षम नहीं। 10 मिनट पहले तक कियोस्के ने कई चीजों का इस्तेमाल किया अपने सहपाठियों से लड़ने के लिए उनमें मौजूद। हालांकि ये सभी बातें सच हैं, लेकिन जिस तरह से योइची द्वारा अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अर्थ यह उसे वास्तव में बारीकियों का पता नहीं है, हमारे मुख्य किरदार का जादू, और उसके पास इसका कोई वास्तव में वही व्यक्ति था जिसने इसे बाहर। वे नौसिखिए साहसी लोग योइची को मिलता है और अधिक आक्रामक होकर क्या को थूकने का आदेश देता है। इसे स्वीकार करो और जो किया है उसे मान लो। एमसी हमारा रहता है और उसे बताता है कि यह उस सुबह उसने केवल आत्मरक्षा में कार्रवाई की थी, इसलिए उसे पूरी तरह से पता नहीं है कि क्या हुआ था। फिर वह अपनी जैकेट में हाथ डालता है और वह अपना छात्र पहचान पत्र निकालता है। नकली स्तर दिखाने के लिए संशोधित किया गया। कार्ड पर लिखा है कि वह सिर्फ लेवल 1 पर, जिसका मतलब है कि वह मजबूत हो ही नहीं सकता। वह उन सभी चीजों को करने के लिए पर्याप्त उन पर आरोप लगाया जा रहा है। इसके अलावा वह इसमें वॉइड एट्रीब्यूट भी है, जो कि है यह सर्वविदित है कि यह एक निरर्थक। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। यह है कि कियोस्के सिर्फ एक कोई भी नहीं है और योइची का समय बर्बाद कर रहा है। इससे उसे गुस्सा आ जाता है और वह जाने के लिए मुड़ जाता है। बिना किसी कारण के उसे बुलाने के लिए माफी मांगता है। जाने से पहले वह चेतावनी देता है कि उसके को संदिग्ध रूप से कार्य करने से बचना चाहिए, कि वह अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं करता। वरिष्ठों को, कियोस्के वरिष्ठ अधिकारी को देखता है। मुस्कुराते हुए चले जाओ। ऐसा लगता है कि उसके पास है, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो फायदेमंद हो उसकी भविष्य की योजनाओं के लिए। अगर उसे योइची मिल जाता है, वरिष्ठ व्यक्ति उसके नियंत्रण में है, तो वह बिना इवाको से संपर्क करें। सतर्क हो रहा है। अगली चीज जो उसे करनी है वह हमें योइची को बनाने का तरीका ढूंढना होगा। उसका मोहरा। यह बिल्कुल सही समय है उसे एक प्रायोगिक मंत्र का परीक्षण करने के लिए, जिसे वह काफी समय से तैयार कर रहा है। इसी बीच यों ही प्रधानाचार्य से मिलने जाती है। इवाको को घटना की रिपोर्ट देनी है। डी रैंक कालकोठरी में हुआ। इवाको युइची को याद दिलाने से पहले वह चुपचाप सुनता है कि उसके लिए ऐसा करना असामान्य है। गलतियां। उसने अपने अधीनस्थ को चेतावनी दी है। कई बार उसे सावधान रहना चाहिए। किसे इस्तेमाल करना है यह चुनना। युइची माफी मांगता है, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता है और उनके प्रधानाचार्य ने मस्तिष्क को शांत करने का प्रयास करने का वादा जल्द से जल्द जानकारी दें। इवाको वह अपने अधीनस्थ के पास जाता है जैसे ही वह झुकना जारी रखता है और उसे याद दिलाता है कि याद हुआ कि उन्होंने इसके साथ काम किया। नौसिखियों का शिकार करने वाले साहसी लोग। फिर इसका नकारात्मक प्रभाव प्रधानाचार्य तक भी पहुंचा, जो एक पंचकोणीय संत है। फिर वह पकड़ लेता है, छात्र का चेहरा पकड़कर उसे बताता है अगर वह गलतियां करता रहता है, अगर ऐसा हुआ तो उसे निकाल दिया जाएगा। एक धड़कन। युइची अपना सिर और नीचे झुका लेता है और वह बूढ़े आदमी से कहता है कि समझता है। बाहर से देखने पर वह ऐसा लगता है और आज्ञाकारी, लेकिन अंदर से योइची इस बात से बहुत गुस्से में है कि वह उसे इस बूढ़े आदमी से निपटना होगा। अगर वह, मुझे पता था कि अंत में ऐसा ही होगा, अगर ऐसा होता तो वह कोशिश कर अधिक रिश्वत वसूली जाए। नौसिखिया शिकारी। अब जबकि प्रमुख चीजों पर चर्चा हो चुकी है, आयो अभी भी योइची की कहानी पर उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं। उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार इस सारी गड़बड़ की वजह बनने वाला छात्र कम से कम तीसरे वर्ष का छात्र होना चाहिए, लेकिन तीसरे वर्ष का कोई भी छात्र ऐसा नहीं है जो में कालकोठरी में प्रवेश किया। रिकॉर्ड के लिए आयो को संदेह है कि एक राक्षस ने उस समूह को हरा दिया, जबकि वे नौसिखियों का शिकार करने में व्यस्त थे और अब योइची इसे छुपाने की जीतोड़ कोशिश कर रहा है। ऊपर यह सोचने के बजाय कि उनमें से एक आदमी के छात्र हराने में सक्षम है,
नौसिखिए शिकारी अकेले शिकार करते हैं तो यह अधिक जोखिम सोचना यथार्थवादी है कि योइची बस अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल इवाको गलत हो सकती है। यही एकमात्र तरीका है जिससे असामान्य घटना घटी। योइची ने तुरंत शून्य विशेषता छात्र को याद रखता है पहले से। वह इवाको से पूछता है कि क्या यह है एक अद्वितीय विशेषता के लिए संभव है, इस गड़बड़ी में शामिल है, जबकि यह संभव तो है लेकिन इसकी संभावना भी बहुत कम है। आइयो को इस पर यकीन नहीं है। योइची ने यह सब सुना है, उसे यह जानना जरूरी है और वह बताता है प्रधानाचार्य ने इसे उन पर छोड़ दिया। मामले की जड़ का पता लगाएं और इसका तुरंत निपटारा करें। और वह जानता है कि उसकी ही वह जगह है जहां से उसे शुरुआत करनी चाहिए। अगले दिन छात्रों का एक समूह है किसी कालकोठरी में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करना। वे सभी अपना जादू बिखेरते हैं। कालकोठरी में राक्षस हैं लेकिन उनमें से कुछ वे बहुत मजबूत हैं और कूद जाते हैं छात्रों को उन पर हमला करने के लिए। योइची के आने पर छात्र बेताब होकर भागने लगते हैं। वह उनके पास से दौड़ता है और राक्षस पर हमला कर देता है। शक्तिशाली जादू से उसकी पीठ पर वार करते हुए जमीन पर गिरने से वह शांति से बताता है छात्रों को अपनी संरचना नहीं तोड़नी है और शांत और व्यवस्थित रहने के लिए। छात्रों, योइची कितना अद्भुत है, इस पर आश्चर्यचकित हों। उन्हें इस बात पर हैरानी नहीं है कि वह प्रधानाध्यापिका इवाको द्वारा नेतृत्व करने के लिए बिल्ली को काटना। अब जबकि सभी इलाके में मौजूद राक्षसों को पकड़ लिया गया है, देखभाल करने के बाद वह बाकी को छोड़ छात्र के लिए कालकोठरी की सफाई और वह एक निजी मामले से निपटने के लिए चला जाता है। अब जबकि महत्वपूर्ण मामले जब उसकी देखभाल हो चुकी है तो अब उसके लिए समय वह वही करे जिसके लिए वह वास्तव में यहाँ वह अपने पास से गहने का एक टुकड़ा निकालता है, जेब में रखता है और उसे सक्रिय करता है जिससे की का पता चलता है। वर्तमान स्थान, जंजीरें कुछ देर के लिए चमकती हैं। क्षण, फिर एक दिशा में इशारा करें। कालकोठरी के और अंदर बहुत दूर अन्य छात्र। यह बिल्कुल योई जैसा है। सोचा जरूर कुछ तो है, कियो के साथ कुछ अजीब हो रहा है और वह यह जानने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं कि क्या हो रहा है। वैसे भी यह उसके लिए बहुत बेहतर है क्योंकि कोई किसी की मृत्यु के बारे में 2 बार सोचना। एक छात्र जो भटक कर दूर चला गया, समूह वह बस सबको बता देगा कि वह संयोगवश कियोस्क के पहले से ही मृत पाई गई। कालकोठरी के और अंदर त्रासदी, इस तरह की घटनाएं आम हैं। कालकोठरी में तो वैसे भी उसे कुछ भी नुकसान नहीं होगा, इसके लिए रात को नींद नहीं आती। योइची जितना ज्यादा उस अजीब छात्र के बारे में सोचता है उसे पूरा यकीन है कि कुछ न कुछ उसे यह पता लगाना होगा। सबसे पहले क्या यह घटना नौसिखिए के साथ हुई थी? शिकारी थे और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन परेशानी उसके अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वे लड़के जो कि उसके पिटाई ने भी एक दिलचस्प बात सामने ला दी। वह एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में जब उसने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने क्षमा मांगने के लिए और दावा किया कि लड़का बिना किसी विशेषता के उन सभी को अपने हाथ एक बार और यहाँ तक कि कई प्रकार के भी इस्तेमाल उन पर हमला करने के लिए जादू का इस्तेमाल। इतना ही नहीं, एक ही प्रकार के जादू का प्रयोग करने के बाद भी उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और उसने एक विशाल लॉ भी उत्पन्न। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। यह सब कुछ हद से ज्यादा वास्तविक है योइची को विश्वास करने के लिए। और वह लगभग, मुझे पूरा यकीन है कि वे झूठ बोल रहे हैं। लड़कों से पूछने के बाद कि वह क्या चाहता है उसे जानना जरूरी था। उसने उन्हें अकेला छोड़ दिया। अपने अधीनस्थों को बताने से पहले नहीं, उन्हें पुनः शिक्षित करें और सुनिश्चित करें कि वे समझें कि अकादमी का कोई उपयोग नहीं है। कमजोरों के लिए जो उन लोगों से हार जाते हैं वे अक्षम हैं, वह वहां से चला जाता है। लड़के दया की भीख मांगते हैं लेकिन मामला अभी सुलझाने निर्णय लिया जा चुका है और उसकी ऐसी कोई मन बदल लिया। गुंडों में से एक उसके कमरे से बाहर निकलने से पहले ही वह बोल पड़ती है। यह सबसे बुरी तरह से पीटा गया है उनमें से एक, और वह वही है जिसे कियोस्के ने उसने आग से लथपथ एक विनाशकारी मुक्का मारा। वह योइची को चेतावनी देता है कि क्योसुके के पास लंबे समय से, क्योंकि उसने इंसान होना छोड़ दिया है और उसके पास एक शक्ति का बिल्कुल अलग स्तर, भय। उनकी नजरों में यह निश्चित रूप से कोई चीज जिसे नकली बनाया जा सकता है और पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए को एक विशेष स्थान पर रखवाया। बिल्ली को काटने वाले व्यक्ति द्वारा आयोजित कक्षा, उन सभी चीजों का दिखावा करने के बारे में जो लड़कों ने दावा किया कि उन्होंने बस कुछ बनाया है। शक्तिशाली भ्रम जो आधे से भी कम है। जितना उन्होंने दावा किया था वह प्रभावशाली था। यह अधिक संभावना है कि कियोस्के ने इसका इस्तेमाल किया दौरान किसी प्रकार की जादुई वस्तु लड़ाई करो और वह बस एक कमजोर महत्वहीन व्यक्ति जिस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है वह है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे एमसी ने इसका इस्तेमाल किया इसी प्रकार के कुतर्कपूर्ण तरीके से लेने नौसिखिया शिकारियों की देखभाल भी। जैसे जैसे वह कालकोठरी में और अंदर जाता है, कुछ राक्षसी लाशें बिखरी हुई देखकर उस इलाके के आसपास ये राक्षस थे। संभवतः कियोस्के द्वारा पराजित हो जाएगा और ऐसा लगता है कि उन्हें हरा दिया गया था। एक ही बार में आग लग गई। सबूत देखकर ठीक उसके सामने होने से योइची को सोचने पर मजबूर होना कि वे लड़के सिर्फ आखिरकार अतिशयोक्ति हो रही है, लेकिन स्तर उसे जो शक्ति दिख रही है वह अब भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और वह और भी गहराई में उतरता चला जाता है। अपने लक्ष्य को खोजने के लिए वह कालकोठरी में घुस गया। यहाँ तक कि पेंटाग्राम से पढ़ाई छोड़ने वाली इवाको भी ऐसा कर इस स्तर पर कुछ तो जरूर करें। शक्ति इवाको की बात करें तो योइची है। फिलहाल तो मुझे उसकी बात माननी ही पड़ेगी, लेकिन दिन बिल्ली को काटने का नेता योजना बूढ़े आदमी को पछाड़कर उसकी जगह लेने के लिए पेंटाग्राम संतों में से एक के रूप में स्वयं वहां से वह आगे बढ़ सकता है, दुनिया पर राज करना। बस इसके बारे में सोचकर ही उसे पागलों जैसी हंसी आती है। इसके अलावा उसे किसी को भी अपने बारे में पता नहीं चलने देना चाहिए। नौसिखिए शिकारियों से संपर्क कियोस्के, यह भी उनके लिए एक और परेशानी का सबब है। इससे और अधिक परेशानी होने की संभावना है। भविष्य यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी बड़ी योजना पर कोई असर नहीं पड़ता। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि कियोस्के को ले जितनी जल्दी हो सके देखभाल करें। जंजीर उसे एक ऐसे हिस्से में ले गया जहां से आगे कोई रास्ता नहीं था और उसे यकीन है कि उसका लक्ष्य बस आने ही वाला है। कमरे में पहुंचकर कोने से मुड़ जाता है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आखिर कियोस्के क्या है, वह इस तरह की जगह पर क्या कर सकता था। जैसे ही वह देखता है उसके सवालों के जवाब, छात्र शांति से मेज पर आराम कर रहा है, राक्षसी लाशें, मानो वह इंतजार कर रहा हो योइची के लिए। जिस क्षण वह मुड़ता है कोने में क्योसुके उसे देर से आने के लिए डांटती है और उसे इंतजार करवाते रहना तो मुश्किल से कर सकते हो। उसे जो दिख रहा है उस पर विश्वास करो। आखिरकार उपस्थिति पूरी तरह से होनी चाहिए थी, छिपा हुआ। लेकिन यह स्पष्ट है कि क्योंकि मैं बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। पूरे समय उसका दिमाग तेजी से सोचने लगता है। वह सोचता है कि क्योंसुके ने इसे कैसे देखा होगा। उनकी उपस्थिति
लेकिन हमारा एमसी उनकी नकल करता है। उसके सोचने से पहले ही वह पूरी तरह से उनके बारे में सोचना समाप्त कर लेता है। इसके अलावा यह अज्ञात स्तर तक शक्तिशाली प्रतीत होता है, जैसे कि हमारा मुख्य पात्र अब लोगों के मन की बात भी पढ़ सकता है। यह योइची के लिए एक और समस्या है। उसे चिंता होती है क्योंकि वह यह पता लगाने की कोशिश करता रहा है बिना किसी अब कोने में छिपने का कोई कारण नहीं है। योइची बाहर आता है और सीधे पूछता है, क्या उसके वह वास्तव में क्या है? यह प्रश्न का उत्तर नहीं देता, बल्कि इसके विपरीत योइची की तारीफ करते हुए कहता है कि वह इवाको द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुना गया। लेकिन फिर वह यह भी कहता है कि यह उपलब्धि कोई ऐसी चीज नहीं कि उसे इसे एक बड़ी बात समझना चाहिए। जिस तरह से वह नौसिखियों का पीछा करता था और उसे जबरन पैसे वसूलना कायरतापूर्ण कार्य है, वह अपने गुरु इवाको की तरह ही काम करता है। कुछ ऐसा जो किसी को नहीं पता होना चाहिए, लेकिन स्पष्ट है कि कियोस्के के पास उसका ऊपरी असमैन ने सब कुछ समझ लिया। फिर हमारे एमसी ने लाशों के ढेर से नीचे कूदता है। अपने वरिष्ठ अधिकारी से सीधे बात करो। वह जानता है योइची को दूसरों को सताने में आनंद आता प्रतीत होता है, दूसरों के लिए। लेकिन ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि मुझे कभी समझ नहीं आया कि कैसा महसूस शिकार किया गया। अब जब उसने पार करने का फैसला कर लिया है कि उसके बेहद खुश होंगे, उसे यह सिखाना कि होने का एहसास उसका पीछा किया जाएगा और अंत में वह अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके योइची को नचाओ। आज उसने जो कुछ भी देखा है उसके बाद योइची स्वयं इसकी पुष्टि कर सकता है कि उसके एक अविश्वसनीय व्यक्ति बन गया है। यह इतना खतरनाक है कि वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। अग्नि जादू से तलवार को सक्रिय करता है और युद्ध में जाने की तैयारी करता है। प्रतिभाशाली छात्र, उसके लिए महत्वाकांक्षा को हराने के लिए वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा, एक भी पैसा बर्बाद किए बिना। दूसरे, योइची जमीन से ऊपर की ओर धक्का देता, हमारे एमसी की ओर बढ़ते हुए, उसकी ओर दौड़ते हुए और एक विनाशकारी हमला करते हुए। कियोस्के वह इसे आसानी से चकमा दे देता है और वह उस योइची के कमजोर स्तर से सभी प्रभावित हुए। कौशल, फिर वह पलटवार करता है, अपने अंदर आग का गोला भरकर दयालुता का परिचय हाथ से और उसे तुरंत वापस भेज देना। योइची वरिष्ठ छात्र बीच में से रास्ता काटते हुए अपनी तलवार से ज्वाला को बुझाते हुए, और वह उसके स्तर से प्रभावित नहीं है। कौशल, यह स्पष्ट है कि उन दोनों में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिरोध कर रहे हैं और लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। जैसे ही लौ छंट जाती है, बिजली की एक चमक दिखाई देती है, सीधे उसकी ओर जाता है और वह बड़ी मुश्किल से ही उसे रोक पाया। तलवार, फिर कई नुकीले कांटे फूट पड़ते हैं। वह अपने नीचे की धरती से बाहर है, लेकिन वह पल भर में काट डालने में सक्षम कुछ तेज तलवार के वारों के साथ। यह पुष्टि करता है कि कियोस्के वास्तव में सक्षम है एक साथ कई जादुई गुणों का उपयोग करें। ऐसा लगता है कि कुछ अजीबोगरीब होने वाला है। वह अपनी शून्य जादुई शक्तियों का प्रयोग जारी रखता है। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। जब वह बात कर रहा है, बर्फ लेकर उसके पीछे दौड़ता है, तलवार लेकर पीछे से वार करने की कोशिश करता है। योइची बस मुश्किल से ही काफी तेज है। समय रहते प्रतिक्रिया दें और इसे रोकें। अचानक ऊपरी गधा पीछे की ओर है, पैर से, और उसे पीछे धकेला जा रहा है। अब कियोस्के पहले से कहीं अधिक मजबूत और तेज है। बिल्ली को काटने का सिलसिला शुरू हो रहा है। चिढ़ जाना, कियोस्के के बाद से ही वह अचानक कहीं से प्रकट हो गया है। उसने ऐसा रास्ते में बाधा बनने के अलावा और कुछ योजनाएं। कियोस्के को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वह क्या कर रहा है। फिर भी उच्च अधिकारी की योजनाएं क्या हैं? योजना बहुत सरल है। वह एक दिन चाहता है कि वह व्यक्ति बनो जो इवाको से भी आगे निकल जाए। ऐसा करने के बाद वह इवाको का सामान ले जाएगा। उन्हें पंचकोणीय संतों में से एक के रूप में स्थान दिया। कियोस्के को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वह ऐसा क्यों इवाको, क्योंकि अन्य पंचकोण भी हैं संत, लेकिन इसका कारण सरल है। अच्छा, ऐसा इसलिए है क्योंकि इवाको एक पंचकोण संत बनने की राह से भटक गया। अगर योइची बनने की योजना बना रहा हो तो बात समझ में आती है। उसके लिए सबसे कमजोर को निशाना बनाना, और एक बार जब वह उनमें से एक बनने में कामयाब हो जाता है, तब उसे शासन करने का अधिकार प्राप्त होगा। दुनिया कियोस्के इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। सरल और नीरस योजना। सोचा कि योइची शायद पहुंच गया होगा पहले इवाको, लेकिन यह ऊपरी हिस्से जैसा दिखता है। उस सहपाठी की महत्वाकांक्षा तो बस दयनीय है। उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो इतना व्यर्थ है कि वह अपना पहचाने जो इवाको की हत्या करेगा। अवांछित आलोचना से योइची क्रोधित हो जाता है और वह नए जोश के साथ आरएमसी पर हमला करता है, और दोनों अपने अपने तरीके से टकराते हैं। तलवारें, योइची को बस शक्ति चाहिए और पैसा और महिलाओं तक आसान पहुंच होनी चाहिए। उसका जीवन, वह उस तरह की शक्ति चाहता है जहां चाहे वह कितना भी रौंद डाले, अन्य लोगों के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर वह पेंटाग्राम संत बन जाता है तो वह ऐसा चाहे कर सकता है, और हो सकता है कि वह कमजोरी का पता लगाओ और शायद वह उसे अपना बता सके। ठीक है, क्योंकि यह सब सुनकर थक गया है। सत्ता के भूखे प्रतिद्वंद्वी के भ्रम, और वह इस लड़ाई को एक बार समाप्त करने की तैयारी करता है। और सबके लिए अपनी एक झटके से तलवार से वार करते हुए वह योइची को पीछे की ओर उड़ा। बल इतना मजबूत है कि तोड़ सकता है उच्च अधिकारी की तलवार। इसके अलावा योइची की निरर्थक बकवास के कारण इससे कियोस्के को तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। विशेष जादुई मंत्र, तुम डर से कांप रहे हो। जैसे ही कायोस के पास आता है और उसे बताता है कि नृत्य, फिर वह अपना हाथ योइची के चेहरे पर अपनी शून्य जादुई शक्ति का उपयोग करते हुए का जादू। इसे तोड़ने के लिए कुछ प्रयास की आवश्यकता है, पहले लक्ष्य की भावना, लेकिन एक बार जब सक्रिय होने पर यह योइची को यह सुविधा प्रदान करेगा। इच्छा पर पूर्ण नियंत्रण। प्रतिद्वंद्वी, वह योइची को उठने का आदेश देता है और झपकते ही वह ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे एक ज़ॉम्बी। ऐसा लगता है कि जादू उसे सफलता मिली और वह योइची को पाने में कामयाब रहा, उसके पूर्ण नियंत्रण में। फिर वह अपनी नई कठपुतली को इस पर ध्यान केंद्रित करने का मिशन को पूरा करना, कक्षा के भले के लिए। फिर बाद में उसने आगे क्या करना है इसके बारे में और आगे क्या करना है। अंत में कियोस्के उसे जाने के लिए अपने सामान्य लहजे में वापस आने के बाद से वर्तमान लहजा बहुत रोबोटिक है। इसके साथ ही योइची लौट आता है, लेकिन अब वह पूरी तरह से बदल चुका है कियोस्के के नियंत्रण में। जैसे ही वह आदमी चलता है, दूर जाते हुए कियोस्के एक धूर्त मुस्कान बिखेरता है। फिर वह अपने घर लौटने के लिए चला गया। समूह, जैसे ही वह आगे बाल कोठरी में उसे करेंट ढूंढ लेती है। वह उसे काफी समय से ढूंढ रही थी। मुझे उसकी अचानक मौत से चिंता हो रही थी। बिना किसी कारण के समूह से गायब हो गया। कियोस्के अपनी सबसे अच्छी मुस्कान बिखेरता है और अचानक गायब हो जाने के लिए माफी मांगता है। अचानक
वह उसे बताता है कि वह योइची से किसी ऐसी बात पर चर्चा करने के लिए जो यह बात उसे चौंका देती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह बहुत करीब थे। और वह पूछती है, उसे पता चल गया कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। उसे बताता है कि वे बस बातें कर रहे थे अपने सपनों को साकार करने के तरीकों के बारे में, और उसे कुछ अच्छी सलाह मिली। दरअसल वह इतना महान था कि उनके सपने पहले ही सच हो चुके हैं। समूह द्वारा बातचीत बाधित हो जाती है। काल कोठरी से बाहर निकलते छात्रों का विशेष कक्षा समाप्त होने वाली है और सभी छात्रों को वापस रिपोर्ट करना होगा। जाने से पहले समूह करेन मुड़ती है, वापस समूह की ओर जाने के लिए चारों ओर घूमने पीछे आने के लिए कहती है। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार ही चल रहा है और अब वह एक मोहरा हासिल करने में कामयाब होगा। इवाको को कभी शक नहीं होगा। युइची प्रगति रिपोर्ट देने के लिए लौटता है कि कैसे उस व्यक्ति की उसकी जांच नौसिखिया शिकारियों पर हमला किया जा रहा है। इवाको को बताता है कि वह छात्र जो नौसिखिया शिकारियों पर हमला करना वास्तव में एक छात्र जिसमें एक अनूठी विशेषता है, जैसा कि उसे संदेह था। छात्र एक है, सायोसुके प्रथम वर्ष का छात्र है, शून्य विशेषता के साथ। युइची का दावा है कि उसने कियोस्के को बंदी बना रखा है, यातना देने का सामान्य स्थान, और वह है पहले वर्ष से भी पूछताछ की जाएगी। जानकारी जुटाना। इसी तरह से छात्र ने सेवन करने की बात स्वीकार। बहुविशेषता वाला जादू जो आकर्षित करता है। इवाको का ध्यान आकर्षित करते हुए वह पूछता है, योइची का अर्थ है बहुविशेषता जादू द्वारा। फिलहाल इसके बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। योइची कुछ और समय मांगता है ताकि वह सब कुछ पता लगाइए कि कियोस्के के पास कौन से गुप्त रहस्य हैं। इसके अलावा काफी समय हो गया है, प्रधानाचार्य को किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव के शिकार। योइची इवाको से पूछता है कि क्या मैं इसका प्रभारी बनना चाहूंगा। छात्रों को यातना और पूछताछ का सामना करना पड़ा। इस तरह की चीज आमतौर पर कोई चीज नहीं को इसकी चिंता होगी, लेकिन एक बार भी उसके लिए बुरा नहीं होगा। उसे किसी को यातना दिए काफी समय हो गया है और यह एक अच्छा अवसर होगा। बच्चे को उसके सभी प्रयासों के लिए उदारतापूर्वक उसने दोनों को जो परेशानी दी है, प्रधानाचार्य और योइची। जैसे ही दोनों बातचीत के दौरान इवाको का फोन बजता है और वह योइची को जाने के लिए कहता है और उसे आश्वस्त करता है कि वह बाद में गोदाम जाएगा, वह खुद ही इसका ख्याल रखेगा। फिर वह आदमी फोन उठाते ही सामने से एक आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ से एक महिला की व्यंग्यात्मक आवाज आ रही है। वह उनका अभिवादन करती है और उन्हें पिछली बार अपनी कंपनी का चयन करते समय आज की सामग्री की बोली इवाको नहीं है, उसकी बनावटी आवाज सुनने के लिए तैयार और उसे नाटक बंद करने के लिए कहता है। रेखा की दूसरी ओर उनमें से एक है पेंटाग्राम सेंट्स और वर्तमान सीईओ लेले कंपनी लेले रुआ की। वो गिर जाती है। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था और उसे याद कि वे दोनों साझेदार हैं क्योंकि सरकार की प्यारी बातों को साझा कर रहे हैं। सब्सिडी। इवाको अभी भी मूड में नहीं है उसके चिड़चिड़े उपहास के लिए और वह कोशिश करता है उसे यह बताकर बातचीत समाप्त करें कि वह अभी व्यस्त हैं और वे बाद में बात कर सकते हैं एक और दिन। वह उससे पूछती है कि क्या काम है, कि उसके पास ऐसा हो सकता है क्योंकि उसके पास है एक अकादमी के शासक के रूप में एक आसान काम जो लगातार उसकी जेबें भरता रहता है। यह कहानी कियो और उसके शून्य गुण के बारे में बताती है और यही बात उसकी दिलचस्पी जगाती है। वह जानती है शून्य विशेषता एक बेकार के रूप में विशेषता और आश्चर्य है कि आयो क्या चाहता है, ऐसी विफलता के साथ क्या किया जाए। वह सहमत के साथ कि शून्य विशेषता नहीं है। यह काफी चिंताजनक है, लेकिन वह यह भी याद दिलाता है उसे यह एहसास था कि कुछ भी हो सकता है। शून्य विशेषता अभी भी अद्वितीय है। विशेषता यह उसके लिए स्पष्ट है कि वो अभी भी कुइचिरो के बारे में सोच रही है। मसाड़ो का समय विशेषता जादू। प्रधानाचार्य को यह सुनना पसंद नहीं। उस आदमी का नाम लेकर वह उस पर इतनी जोर से चिल्लाती है उसे फोन उससे छीनना पड़ता है। आवाज की वजह से उसकी आंखें इवाको है। जब भी हो वह अब भी पहले की तरह ही चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, लेकिन वह दोष नहीं दे सकती। इसके लिए उसे धन्यवाद। आखिरकार जैसे मसाड़ो ने अपनी समय विशेषता शक्ति को जागृत किया, साहसी लोगों के बीच शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल गया क्योंकि उसने कहा है उसे जो चाहिए वह उसे समाप्त करने का फैसला करती है। कॉल करती है और उसे बताती है कि वह बाद में उससे संपर्क करना। इवाको ने फोन पटक दिया। जैसे ही रिसीवर मेज पर रखा जाए कॉल कट जाती है। उसे यह पसंद नहीं उससे बात करते हुए, और खासकर वह उन्हें अपना नाम सुनना पसंद नहीं है, पूर्व नेता। सिर्फ यह सुनकर ही इससे वह उत्तेजित हो गया और अब ऐसा लगता है कि उसके लिए सब कुछ बाहर निकालने का यह बिल्कुल सही समय है। गुस्सा। इवाको एक सुनसान जगह की ओर चल पड़ती है, जंगल में स्थित गोदाम जहां वह और योइची आमतौर पर यातनाएं देते हैं, अपने शिकारों पर अपनाए जाने वाले तरीके। जैसे ही दरवाजों की ओर बढ़ते हुए वह सोचता है कि कैसे वह छात्र को यातना देने वाला है। विभिन्न प्रकार की यातनाओं के माध्यम से उसके दिमाग में जो तरीके थे उन्हें वह बाहर नहीं। अपना सारा गुस्सा मासादो पर निकालो, इसलिए वह उसे कियोस्के पर छोड़ दो। दरवाजा खुलता है एक खाली गोदाम तक, और नहीं कियोस्के या योइची है जैसा कि इवाको है। यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर चल क्या रहा है। योइची अपने साथ पीछे से आता है, तलवार खींची हुई है और सीधा निशाना साधे हुए है। इवाको का चेहरा प्रिंसिपल भी नहीं। तलवार पकड़ते समय पीछे मुड़कर देखो, उसकी दो उंगलियों के बीच। योइची के लिए यह सोचना कि इस तरह का हमला होगा जमीन उसे गंभीर रूप से अपने प्रिंसिपल को कमा का। इवाको वह अपने हाथ में ऊर्जा एकत्रित करता है, तैयार। योइची को सबक सिखाओ। अगर वह नाराज था पहले मसाड़ो का जिक्र होने पर, इस मामूली हमले ने उसे उन्मादी बना दिया है। क्रोध से भरकर वह योइची को जादुई आवरण में लपेट उसे जंजीरों से बांधकर उल्टा लटका दिया जाता है। वह अपने अधीनस्थ को आसानी से लात मारकर दूर कर देता है, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। दर्द से कराह उठी। स्पष्टतः योइची ने ही इवाको को चुनौती देकर यहाँ गलत चुनाव किया गया है, उनके अंतर को स्वीकार किए बिना और ताकत। अब इवाको के लिए समय आ गया है, उसे तोड़ दो और उसके सब कुछ नष्ट कर दो। पूर्ण इच्छाएं। इससे पहले कि वह शुरू कर सबक सिखाते हुए एक कठोर आवाज उसके पीछे से आवाज आती है और वह हंसने लगता है। यह तथ्य कि इवाको अभी भी एक मूर्ख ही है। प्रधानाचार्य अपना सिर उस ओर घुमाते हैं, आवाज आती है और वह कियोस्के को शांति से बाहर जाते हुए देखता है। वह लगातार कोसता रहता है। इवाको ने अपने प्रेम की ओर इशारा करते हुए कहा, मजबूत और उससे पहले बजरी बिछाना, कमजोरों का शोषण करना। बूढ़ा आदमी है, वह अब भी उतना ही लालची और मूर्ख है जितना हमेशा से ऐसा ही रहा है। इवाको को अभी भी इस बात का एहसास नहीं है। बात कर रहा है और कोशिश करता है
छात्र को याद दिलाएं कि वह किससे बात कर रहा है। प्रधानाचार्य लेकिन कि वह बोलना बंद नहीं करता, वह इशारा करता है। यह तथ्य कि इवाको एक पाखंडी है, क्योंकि यदि किसी ने तो अपने आप को बर्बाद कर लिया है स्वार्थी इच्छाओं के कारण, निश्चित रूप से यह उसी का काम। यह इवाको के लिए आखिरी हद थी और वह मांग है कि कियोस्के उसे उसका छात्र सौंप दे, उसे निष्कासित किया जा सके। कियोसुकी इयाको को अभी तक समझ नहीं आया है। यह देखकर वह कौन है यह पता लगाने के लिए उसने बहुत मेहनत पहुंचना मुश्किल था, और अब यह आखिरकार उसके और आयो के लिए एक साथ समय बिताने का समय में बातचीत करते हैं। इवाको के पास अभी भी है, पता नहीं वो किससे बात कर रहा है, लेकिन अब उसे यकीन है कि उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके को एक बड़ा सबक सिखाना ताकि वह उनके बीच कितना बड़ा अंतर है, ताकत है। वह हमले की शुरुआत करता है। उन्नत पृथ्वी गुण जादू निर्माण, चट्टानों से बनी एक विशाल मुट्ठी जो नष्ट कर दी। उसके को एक ही बार में, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। किसी भी हालत में कोई छात्र हमले से बच नहीं सकता। ठीक वैसे ही वह मुक्का हवा में उछाल देता है क्योंसुके की ओर, जो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, और ऐसा लग रहा है कि वह इसे लेने ही वाला है। हमले का पूरा प्रभाव, हमला जमीन पर गिरते ही इवाको जोर जोर से हंसने लगती है, यह सोचकर कि क्योंसके को बाहर निकाल दिया गया है इतनी आसानी से। यही होता है जब महज छात्र उसका विरोध करने की कोशिश करते हैं। सब कुछ साफ हो जाता है और जीवन का कोई निशान नहीं बचता, और गोदाम पूरी तरह से सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। इवाको उसे लगने लगता है कि वह कुछ ज्यादा ही आगे गोदाम को नष्ट करने के बाद से बहुत समय बीत चुका है, क्योंकि अब उसे एक नया सोचना पड़ेगा। दूसरों को यातना देने का स्थान उसने कभी नहीं। मुझे यह भी पता चल गया कि क्योंसुके कौन थी, लेकिन वह कम से कम कुछ समय के लिए तो रुक सकता है। उसे मरते हुए देखो, एक बार जब उसे लगेगा कि पूरा हो गया, वह जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन तभी उसकी नजर क्योंसुके पर पड़ती है, जो उसके सामने बिल्कुल अछूता। हमारा MC शांतिपूर्वक मलबे से बाहर निकल जाता है और इवाको को याद दिलाता है कि वह केवल एक थोड़ी बातचीत, हिंसा नहीं। प्रधानाचार्य को इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास हो रहा है कि मात्र उन्नत जादूगरी का झटका लगा, लेकिन फिर भी इससे बाहर निकलने में कामयाब रहे। पूरी तरह से अछूता कभी नहीं। इतना शक्तिशाली छात्र होना पहले। अब इवाको सिर्फ जिज्ञासु नहीं है, वह बेहद गुस्से में है और जानना चाहता है कि कौन है। क्योंसके मुस्कुराते हैं और इवाको से पूछते हैं। अगर उसे अभी तक यह पता नहीं चला है कि वह इतने समय बाद भी इवाको को अब भी समझ नहीं आया। वह जानता है कि क्योंसके कौन है और बताता है। छात्र को इधर उधर की बातें करना बंद करके बस उसका नाम बता दो। क्योंसुकी मुस्कुराता है और इवाको से एक बार फिर पूछता है कि क्या मैं सचमुच उसे भूल गया था। तभी आयो आखिरकार उसके बात करने के तरीके से उसे पता चल जाता है। छात्र के तौर तरीके देखने और सुनने में काफी हद तक मिलता जुलता है। मसातो बूढ़ा आदमी पीछे हटने लगता है, डर के मारे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मिसातो ऐसा कर सकती है। आखिरकार वह आदमी निश्चित रूप से मर गया और इसकी पुष्टि कर ली। पोर्टल को बंद करते हुए वह सोचने लगता है कि यह सब किसी न किसी प्रकार का होना चाहिए, क्यों उसके द्वारा रचा गया घिनौना नाटक। और वह बताता है छात्र को प्रदर्शन रोकने के लिए कहा गया, क्यों उसके ने शायद अभी अभी नया सेगमेंट देखा है। मिसाडो के बारे में हाल ही में पता चला है और वह कोशिश किसी किरदार को इस तरह निभाएं जिससे वह डरावना लगे। यही एकमात्र स्पष्टीकरण है, क्योंकि जहां तक उसका सवाल है, मिसाडो कुमाचिरो मर गया है। इतना कहते ही इवाको आगे बढ़ती है। उसके हाथ में पवन जादू है और वह पृथ्वी को तैयारी करते समय अपने चारों ओर जादू बिखेरता है। एक और जोरदार हमला करो। क्यों उसके आकार और इस बात पर निराशा की कैसे थोड़ा सा आय क्यों बदला है। वह बदल गया है, वह हमेशा से ऐसा ही रहा है और वह अपना जीवन में केवल सुविधाजनक बातों पर उसके लिए जो मायने रखता है नहीं है, उसे अनदेखा करते हुए जबकि जो मायने नहीं रखता गया है इवाको, और वह अपनी जादुई शक्ति को लगातार बढ़ाता रहता है। हमला वह उस आदमी को चेतावनी देता है कि और करीब आता रहा तो वह और भी उसे अपनी जादुई शक्ति के पूरे बल का सामना करना पड़ा। क्यों उसके आगे बढ़ता रहता है। वह स्वयं एक जादुई विस्फोट की तैयारी कर रहा है। अब तक उस आदमी का मकसद पता चल चुका होगा। वह मीठे शब्दों से प्रभावित हो गया था, उसके आसपास के लोग, और इसीलिए उसने अपना जीवन मसातो को धोखा देते हुए, उसका नाम लेते हुए। ऐसा लगता है कि इवाको के लिए यह आखिरी झटका है। वह पूरी तरह से आवेशित जादुई हमले को अंजाम देता है। छात्र की ओर देखते हुए कि उसके ने भी उसी तरह जवाब दिया। अग्नि जादू के विस्फोट के साथ पूरी तरह से एक ही हमले को बेअसर करना। उसके हाथ के इशारे से हवा साफ हो जाती है। उन दोनों के मंत्र समाप्त हो जाते हैं, जिससे इवो को यह जानकर पूरी तरह से हैरान रह गया कि उसके जादू का प्रतिकार कर सकता था। इसके अलावा उसने ठीक उसी मंत्र से उस जादू का प्रतिकार, तकनीक जिसका इस्तेमाल मसाडो ने हराने के लिए किया। द्वार के दौरान अंतिम राक्षस, 20 साल पहले की आपदा, कोई नहीं है। अब उसके लिए इससे इनकार करना मुश्किल है। यह स्पष्ट है कि यह वास्तव में मसातो ही है, किसी तरह बदला लेने के लिए वापस आ गई है। इवाको जैसे ही वह शुरू करता है, वह घुटनों के बल गिर जाता है। याद रखें, उसे यकीन है कि वे उसे काल कोठरी में बंद कर दिया और मिसातो उसे तो निश्चित रूप से मर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है बच गया हो। कि उसके आश्वासन देता है, उसे यह एहसास हो गया था कि वह सचमुच गहराई में फेंक दिया गया। निराशा। इवाट अंततः स्वीकार करता है कि यह वाकई मसातो उसके सामने खड़ी है और छात्र उसके पास आता है। प्रिंसिपल मुस्कुरा रहे हैं, खुश दिख रहे हैं कि इवाको अंततः उसे याद करता है। इवाको वह इतना हैरान है कि उसे दोबारा पूछना पड़ा, अगर क्योंसुके सचमुच मृत मसातो है। कुइचिरो प्रधानाचार्य इंतजार नहीं करते, एक जवाब मिलता है और वह उसे चुनौती देने के लिए उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि यह वास्तव में यह मसाडो है। वह आदमी 2 से अधिक वर्षों में मर गया, दशकों पहले, और उनका यहां होना, इसका मतलब है कि वह किसी न किसी तरह फिर वह यहाँ वापस लौट देता है। इस बार क्योंसके को हराने के लिए जादू का इस्तेमाल किया गया, हमेशा के लिए। वह हवा पर आधारित और अधिक जादुई शक्तियों पर हमले आसानी से हो जाते हैं। हमले से बचने के लिए कदम पीछे हटा ली पूरी तरह से, लेकिन आयो उसे समय नहीं देता आराम करने के लिए और एक और विशाल चट्टान पर जोर से पड़ा। क्योंसुके अभी भी वह शांतिपूर्वक हमले से बचने में कामयाब हो जाता है। कोई गंभीर आपात स्थिति नहीं है इस समय। इवाको वह और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा है कि एक छोटी सी बाह बदमाश बड़ी कुशलता से चकमा दे रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह उसके सभी हमलों से पसीना बहाते हुए उसे हासिल करना होगा। जितनी जल्दी हो सके ऊपरी हाथ हासिल करना, क्योंकि दांव पर सिर्फ लड़ाई ही नहीं है,
इस लड़ाई में बल्कि अपने स्वाभिमान को भी दांव पर लगा दिया। अपने कार्यकाल के दौरान वह गैर लड़ाकू थे, एक स्वर्ण की खोज करने वाला, और अब तक भी अन्य पंचकोणीय संत मजाक उड़ाते हैं, उसे उसकी कायरता के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने उनके ताने बाने से खुद को नहीं रोका। नीचे उन्होंने यह साबित करने का पूरा प्रयास किया कमजोर नहीं होता, और हाल ही में वह कुछ ऐसा विकसित कर रहा है जो वह निश्चित रूप से अपनी असली क्षमता का प्रदर्शन करेगा। इवाको अपने हाथ ऊपर उठाता है और वह अपने चारों ओर पवन और पृथ्वी की जादुई शक्तियों के कारण उसके आसपास का क्षेत्र अंधेरा हो गया। उसके चारों ओर जादू का चक्र चल रहा है। यह जादू तैयारी करना एक गुप्त तकनीक है जो इसे बनाने में 20 साल लगे, और भी चट्टानें और हवा चारों ओर इकट्ठा होकर घूमने लगती है। उसके चारों ओर धीरे धीरे एक विनाशकारी हमला, यह उत्पाद है। वह पूरी लगन से दोहरी चालें चलना सीख रहा था। एक ही समय में पवन और पृथ्वी की जादुई शक्तियों का प्रयोग। एक बार जब मंत्र पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है, इसे पूरी तरह से कियोस्की की ओर फेंक देता है। एक बार हवा के कई शक्तिशाली झोंके और पृथ्वी उसकी हथेली से सीधे उड़ जाती है हमारे एमसी की ओर, और वे बीच से रास्ता बनाते हुए जमीन पर गिरने से पहले हवा में, और जिससे एक भीषण विस्फोट हुआ और सब कुछ नष्ट छात्र को घेर लेता है। विशाल बवंडर जादू का प्रभाव कम हो जाता है और इवाको उसे सांस लेने का मौका मिला। यही उसका पल है। सबसे शक्तिशाली जादुई मंत्र, और यह स्पष्ट कास्टिंग करने में उनकी काफी ऊर्जा खर्च हुई। धूल बैठने लगती है और एक बार फिर से कियोस्की का कोई निशान नहीं है मलबे के भीतर कहीं भी। ऐसा लगता है जैसे कि इवाको ने सामने आने में कामयाबी हासिल की। इस बार शीर्ष पर कियोस्की पलटवार नहीं कर रहा है, जिसका अर्थ है कि वह संभवतः रहा है। शक्तिशाली जादू से बाहर निकाल दिया गया। इवाको वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है, इस बात से खुश होकर कि मसातो को हराने में कामयाब रहे। कोई चिरो अकेले ही है। वह ताना मारना शुरू कर देता है, संभवतः मृत व्यक्ति से पूछते हुए कि क्या उसे सचमुच लगा था कि 20 साल बाद वह अब भी वही कायर रहेगा जो वह उन दिनों में हुआ करता था। स्वर्ण साधक चाहे कितने भी मजबूत हों, मिसाडो का समय संबंधी गुणधर्म बस इतना ही है अतीत में, और अब इवाको ही वह है जो शीर्ष पर आया है। उस समय जब बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती और गोल्डन खोजकर्ता बचाने के लिए आगे आएंगे। दुनिया में आयो केवल छिप सकता था और टीम के लिए लूट के टुकड़े इकट्ठा करें, लेकिन वह समय 2 दशक पहले का था, और इवाको वह अब वैसा व्यक्ति नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। क्यों उसके द्वारा उसे कम आंकने पर उसका मजाक उड़ाता है। ताकत, और यह भूल जाना कि 20 के बाद वर्षों में किसी की ताकत सबसे अधिक समय के साथ निश्चित रूप से वृद्धि होगी। यह केवल स्वाभाविक ही था कि वह आखिरकार मजबूत हो गया। अब जब उन्होंने अंततः यह उपलब्धि हासिल कर ली, कोइचिरो को हराने के बाद वह यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य पेंटाग्राम संत ऐसा नहीं करते। अब वह और ज्यादा अकड़ नहीं दिखाएगा। सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में अपना शासन। पेंटाग्राम संतों के बीच एक आवाज आती है, उसकी भ्रमपूर्ण बकवास में दखल देते हुए उससे अगर उसका काम आखिरकार पूरा हो गया है तो क्यों उसके बाहर आ जाए। धूल से पूरी तरह अछूता और वह अपने शरीर से अतिरिक्त गंदगी पहुंचता है। इतने सारे हमलों का सामना करने के बाद भी किसी तरह वह पूरी तरह से सुरक्षित है। क्यों उसके अपने कुछ हिस्सा कम से कम थोड़ा प्रभावित है कि इवाको अब इस तरह से उपयोग करने में सक्षम हो गई है। शक्तिशाली जादू, बस इतना ही। इस युग के नायक से यही उम्मीद की जाती है, सब कुछ। लेकिन अब जब उसने इवाको को जाने दिया है, अब कियोस्की की बारी है कि वह अपना मजा दिखाए। बिना किसी रोक टोक के अपना गुस्सा निकालो। इवाको अंततः अंतर समझ में आ गया। उनके बीच की ताकत को समझकर वह यह महसूस करता है जिस व्यक्ति से उसका मुकाबला हो रहा है वह यही एक राक्षस बन चुका है, लेकिन वह पीछे नहीं हट सकता, खासकर तब नहीं जब उन्होंने इतनी मेहनत की हो। अभी वह जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचना मुश्किल है। मसाडो को आकर गड़बड़ करने नहीं देंगे। हर वो चीज जिसके लिए उसने इतनी कड़ी मेहनत निर्माण के लिए इवाको लगातार प्रयास जारी रखती है। हमले में एक और पृथ्वी मुट्ठी का उपयोग करते हुए उसके को हथियाने की कोशिश करें, लेकिन आरएमसी ऐसा नहीं करता। उसी के एक और पुनरावृत्ति पर प्रतिक्रिया करें। बार बार हमला, हाथ नीचे आता है कि उसके पर और दरवाजा जोर से बंद कर देता है, लेकिन वह है पृथ्वी के जादू को आसानी से भंग करने में सक्षम आने के साथ। एक बार फिर यह पूरा लड़ाई बस इवाको के जोर से भौंकने की आवाज है। क्यों सुके उसके काम खत्म होने और पहनने का इंतजार। खुद को बाहर निकालो। उसके कोई भी हमले हमारे एमसी को हराने के लिए यह काफी होगा, और इस समय तो वह बस अपना समय बर्बाद कर रहा है। समय इसके बावजूद वह अभी भी वह अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना जारी रखता है। अनंत मात्रा में जादू का उत्सर्जन, क्यों उसके में हमले, यहां तक कि छात्र वह सहजता से चकमा देना जारी रखता है और हर बात का मुकाबला करो। इस समय वह हम अपने एमसी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डर के मारे भाग गए, लेकिन कियोस्की के पास था। इस लड़ाई को यहीं खत्म करते हैं। वह एक साफ सुथरा जादू को पूरी तरह से दूर भगाने के लिए हमला करें, इससे पहले कि वह उस तक पहुंच सके। फिर वह एक और तेज हवा के हमले ने इवोको को पीछे धकेल दिया, जिसके कारण वह एक पेड़ से टकरा गया। इससे पहले बूढ़ा आदमी उठ सकता है कि उसके आग से लैस मुट्ठी के साथ आगे बढ़ता है। उस आदमी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तैयार सब कुछ। इवाको को एहसास हुआ कि वहां है, कहीं और जाने की जगह नहीं। सामने दुबक कर बैठ जाता है। उसके बेताब होकर भीख मांग रही थी, क्षमा। क्योस्की ने फायर फिस्ट को रोक दिया। कुछ क्षण के लिए जब वह व्यक्ति जारी रखा, उसके सामने बजरी पड़ी थी। उसने माफी मांगी, जो 20 साल पहले हुआ था, और वह अपनी जान बचाने की गुहार लगाता रहता है। बाहर से तो वह दुखी लग रहा है, वह कियोस्की की अपार सहानुभूति पर भरोसा करते हुए, और उसे बरी करने की जरूरत है। अगर वह काफी जोर से विनती करे तो निश्चित रूप से उसका सिर लेकर जाने देगा। अभी भी जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारा मुख्य वक्ता बस इतना चुप रहने को कहा। वह सब कुछ देख सकता है। बूढ़े आदमी की चालों को जानता है और यह भी जानता है उसे फंसाने के लिए भी यही तरीका अपनाया। उस समय ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। पिछली बार जो हुआ उसे होने दो। फिर से ऐसा लगता है कि उसके अब उस स्थिति से वह गिड़गिड़ा रहा है और वह तैयारी लड़ाई को फिर से शुरू करके जल्दी समाप्त करना। उसकी जलती हुई मुट्ठी इवाको उठती है और वह लगातार विनती करता रहता है। क्योसुके को याद दिलाता रहता है वे पहले दोस्त थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है और हमारे एमसी ने बताया व्यक्ति जिसे अब इस बात का अधिकार नहीं है उसे दोस्त कहो। अब उसके पास केवल प्रतिशोध का दानव बन जाओ। फिर बिना हिचकिचाए उसने अपनी जलती हुई मुट्ठी से वार उस आदमी के चेहरे पर वार करता है और फिर आगे तीव्र हमलों के साथ
उस आदमी को बेरहमी से पीटते पीटते हुए वह बाल बाल जीवन का जैसे जैसे इवाको खोने लगती है, चेतना आने पर उसे यह एहसास होने लगता है उसे मिसाडो से पंगा नहीं लेना चाहिए था। सबसे पहले कियोरो क्योंसुक हमला करता है, एक आखिरी जोरदार मुक्का जिससे वह आदमी गिर गया पीछे की ओर उड़ते हुए और उसे टक्कर मारते हुए। बेरहमी से पिटाई के बावजूद उसने इवाको को न मारने का पूरा ध्यान रखा। फिर भी उसके मन में कुछ सवाल बाकी हैं। यार, उन सवालों का जवाब देना होगा, लेकिन इंतजार करना होगा क्योंकि वह पूरी तरह से बेहोश और असमर्थ। बोलते हुए थोड़ी देर बाद इवाको जाग जाता और देखता है कि कियो उससे कहीं अधिक लंबा खड़ा है। वह तुरंत चीखती है और वापस अंदर कूद जाती है। फिर से भीख मांगने से पहले डर लगना, मारे जाएंगे। क्योंकि उसे शांत रहने को कहता है, उसे आश्वस्त करते हुए कि वह नीचे नहीं गिरेगा, अभी तक मरना नहीं है। लेकिन बदले में ये चीजें हैं, उसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। क्योंकि ने उस आदमी की जेब में हाथ डाला और वह अपना फोन निकालता है। सबसे पहले वह हमें पेंटाग्राम के बारे में जानकारी चाहिए। संत लेवाकी इवाको उनकी ओर हाथ बढ़ाने की कोशिश करती है, उसका फोन, लेकिन क्योंकि उसे उससे दूर रखती है। वह कॉल लॉग्स देखता है और उनके इतिहास के अनुसार उन्होंने बात की आज ही के दिन लेई को। क्योंकि वह जानना चाहता है कि उन दोनों के बीच इसी बारे में बात कर रहे थे। ये जानते हुए भी अगर वह ऐसा करेगा तो उसकी मौत होने की संभावना सबसे अधिक टूट जाती है और पता चलता है कि लेई को होना चाहिए। वह 3 दिन में जापान आ रही थी और वह चाहती थी अपनी आगामी यात्रा के बारे में बात करने के लिए। क्यों जानकारी सुनकर मुस्कुराता है। 3 दिनों में उनके लक्ष्यों में से एक बिल्कुल सही निशाने पर होगा। इससे सब कुछ बहुत बदल जाता है। इससे उसे यह तय करने में आसानी होती है कि वह आगे क्या करने जा रहा है। इतना कहकर वह उसे फोन वापस इवाको के पास जाता है और उसे आदेश देता है लेई के साथ सामान्य व्यवहार करना है। हालांकि वह उस व्यक्ति को यह भी चेतावनी देता है कि वह खुलासा न करे उसकी पहचान के बारे में कुछ भी, क्योंकि उसने इवाको के दिल पर एक विशेष जादू कर दिया जब वह बेहोश था। मंत्र क्योंस्के को उस पर नजर रखने की अनुमति दें और यदि वह उसे बताता है कि वह कौन है, फिर पल भर में इवाको का दिल आग में फट जाएगा। इसे बूढ़ा आदमी घबराहट में जम जाता है क्योंकि उसका मस्तिष्क इस बात को समझने के लिए संघर्ष कर रहा है। कहने के लिए कुछ नहीं बचा। क्योंकि इवाको को बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए चला जाता है। वह अपना वादा जरूर निभाएगा। सच्चाई यह है कि क्योंकि वास्तव में उसका उपयोग नहीं करता है, एक तरह का जादू, लेकिन यह जानते हुए कि कायरता इवाको का इस तरह का झांसा देना जादू करने के साथ साथ काम भी करता है, उसे वह पूर्ण रूप से उपयोग नहीं करना चाहता। वह इवाको को सम्मोहन के प्रभाव में देखना चाहता है क्योंकि मनुष्य पूर्ण निराशा में डूबा हुआ है, फिर भी अपनी पहचान बरकरार रखते हुए दिन बीतते हैं और एक गुप्त उड़ान होती है। ये जापान के रास्ते में है। लेरुआकी इस पर सवार है। उड़ान के दौरान वह खिड़की से बाहर देखती रहती है। उसके एक अंगरक्षक के अनुसार उसे ऊब हो रही है। उसे बताया कि वे लगभग पहुंच चुके हैं। फ्लाइट अटेंडेंट पीछे की ओर जाती है, यात्रियों को सूचित करें कि विमान कुछ ही देर में जापान पहुंचेगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, वह माइक में चीखती है जैसे कुछ हो रहा हो। उसके साथ ऐसा होता है। सशस्त्र पुरुषों का एक समूह ने विमान का अपहरण कर लिया और उसे बंधक। फ्लाइट अटेंडेंट को बंदूक की नोक पर वह आदमी समूह पर अपनी बंदूक तान देता है। निहत्थे नागरिकों और उन सभी को आदेश देता है जमीन पर लेट जाने के लिए। लियोय उठता है। बिना किसी झिझक के पुरुष आगे बढ़ते रहते हैं। वह चिल्लाती है और पीछे की ओर चली जाती है विमान से। फिर पल भर में वह उनमें से एक आदमी के सामने दौड़कर आ जाता है और इस्तेमाल करके उसे कॉलर से पकड़ लेता है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाए उसे जमीन पर पटक दिया। एक के गिरते ही वह दौड़ पड़ती है। दूसरा व्यक्ति फ्लाइट अटेंडेंट को पकड़े हुए बंधक को पकड़ता है और उसे झट से बेहोश कर देता है। चेहरे पर हथेली से प्रहार। कुछ ही क्षणों में, कुछ सेकंड में दोनों अपराधी हैं। अक्षम और यात्री ऊपर की ओर देखते हैं। लेले रोनक्सी को उनके ऊपर खड़े देखकर बेहोश शरीर विमान उतरता है। बिना किसी और अप्रिय घटना के और अपराधियों को कानून के तहत हिरासत में लिया जाता है। हवाई अड्डे का मालिक लेई को धन्यवाद देने के लिए व्यक्तिगत रूप से आता है। तेजी से और चुपचाप निपटने के प्रयास अपराधियों के साथ। लेई बस खुश है कि वह संयोगवश उसी ट्रेन में सवार हो गई अपहरणकर्ताओं के साथ विमान, ताकि वह उन्हें रोकने के लिए वहां मौजूद होंगे। धन्यवाद। उन्होंने विमान से बचने में कामयाबी हासिल। प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। और भी हालांकि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह अपराधी एक विशेष प्रकार का उपयोग कर रहे थे, उस बंदूक का जिसे कोई उठा नहीं पाता, डिटेक्टर। हाल ही में कई समूह ऐसे उपकरणों से लैस थे जो उन्हें कालकोठरियों से जो सामग्री मिली, ले अपने कर्मचारियों को कुछ देने की योजना क्यों? उस विशेष आत्मरक्षा उपकरण के बारे में वह मालिक के कंधे पर हाथ रखती है और सीधे तौर पर उसे बताती है कि वह क्या चाहती है। वह उपकरण जिसका उपयोग उनका हवाई अड्डा करता है। वह तुरंत समझ जाती है कि वह क्या चाहती है। उससे वह अपना सिर झुकाता है और आश्वासन उसे भरोसा दिलाएं कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि एक बार जब वे हवाई अड्डे के अंदर पहुंच जाते हैं, किसी की भी सुनने की सीमा से दूर, लेई फोन कॉल करती है जबकि कुछ लोग उसकी बातें सुन। और दूसरी तरफ मौजूद लोगों को बताता है अपहरणकर्ताओं को रिहा करने के लिए वह व्यक्ति जिसने अपहरणकर्ताओं को भेजा था, उन्हें बाहर निकालने और स्थिति को संभालने के लिए। ऐसा करके उसने सौदे को अंतिम रूप देने में मदद की हवाई अड्डे के मालिक के साथ। और यहां तक कि इसके परिणाम स्वरूप उसे कुछ अतिरिक्त प्रचार में। जैसे ही वह हवाई अड्डे से निकलती है, एक प्रशंसकों का एक समूह अपना समर्थन देने के लिए इंतजार कर रहा है। वे उसे अपना आदर्श मानते हैं। रॉक्सी मुस्कुराती है और हाथ हिलाती है। उन पर पलटवार। वह तोकुगो पहुंच जाती है, एडवेंचरर ट्रेनिंग एकेडमी, और आगे बढ़ता है। इवाको के कार्यालय में व्यापारिक मामलों पर चर्चा करने के लिए वह अब भी शून्य के बारे में उत्सुक है। इवाको द्वारा उल्लिखित छात्र की विशेषता पहले फोन पर। वह चाहती है कि पता करें कि इस दौरान कोई प्रगति हुई है या नहीं। छात्र की जांच कर रहा है इवाको। वह एक पल के लिए हकलाता है, लेकिन स्वीकार करता है झूठी खबर थी। उसके चेहरे पर पट्टियां और घाव हैं। यह लेरॉय की चिंता का विषय नहीं है और वह भी नहीं है। उनके बारे में पूछो। इसके बजाय उसे मिलता है सीधे मुद्दे पर आते हुए चर्चा। अब जब उसने पुष्टि कर दी कि शून्य विशेषता छात्र है, इवाको समय की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। उस जादू से अब भी बहुत डर लगता है कि उसने दावा किया कि उसने इसे अपने ऊपर रखा था दिल, और वह बेताब होकर दिखने की कोशिश करता है। वह सामान्य है, इसलिए किसी को आकर्षित से अवांछित संदेह लेवकी रखता है। उसने अपना कप नीचे रखा और सीधे मुद्दे पर आ गई। उसकी चर्चा के अनुसार यह एक नई दवा है जिसे उनकी कंपनी विकसित कर रही है। अगले गिनी का चयन करना होगा।
प्रयोग के लिए स्वर का इस्तेमाल किया जाएगा और वह छात्रों का उपयोग करना चाहता है। इसके लिए अकादमी कि उसके सुनता है। पूरी बातचीत ईयरपीस के माध्यम से हुई, कमरे से जुड़ा हुआ। वह इससे घृणा करता है। दूसरी तरफ जो बातें वह सुन रहा है कॉल के पक्ष में और इससे केवल मदद मिलती है। उसके लिए निर्णय लें। अगला, वह व्यक्ति जो निराशा का अनुभव करेगा उसका बदला ले रुआकी होगा। वापस पर अपने घर में क्यों उसके समाचार देखता है। वह दिन भर अपनी योजना पर विचार करता रहता है। खबर में ले रुआकी और उनके बारे में बात की गई है। वह हाल ही में जापान पहुंची है। वह उसकी देखभाल करने के लिए उसकी अपहरणकर्ताओं ने उसे मारने की कोशिश की। विमान क्यों उसके अपनी योजना पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है की परवाह करना। ले रुआकी वह उन लोगों में से एक है जिन्होंने उसे धोखा 20 साल पहले उनके शोध से जब उसने छानबीन करके पता लगाया कि वह सामग्री का उपयोग करके अद्वितीय हथियार बनाता काल कोठरी से, और यह ऐसा भी दिखता है उसने काफी धन अर्जित कर लिया है। उन्हें बेच रहे हैं, लेकिन इससे अंदाजा लगाते हुए इवाको के साथ हुई उसकी बातचीत। पहले संभावना है कि वह उपयोग कर रही है। स्कूल और उसके छात्रों को कुछ करना होगा। बुरी बातें ऊपरी तौर पर वह दर्शाती है, एक नायिका के रूप में प्रस्तुत करती है, लेकिन इसके वह दृश्यों में दूसरों का फायदा उठाती है। यह ऐसी चीज नहीं है जो कि उसके कर सके। उसने अपनी नाक के नीचे सब कुछ होने दिया। वह स्कूल जाते समय यह समझने की कोशिश कर रहा है क्या करना है, पता लगाना, यह कहते हुए कि वह चाहता है बदला लेना एक बात है, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि कैसे इसे करो। स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था लेरुआकी के बाद से स्थिति काफी सख्त हो गई है। इसके मामलों में शामिल हो गया, इसलिए फिलहाल वह केवल जांच ही कर सकता है। स्थिति का विश्लेषण करें और कोई समाधान खोजने का प्रयास करें। जैसे ही वह चल रहा है, हॉल में असाही उससे मिलने के लिए आती है। वह क्लास जाते समय देखती है कि वह लेरुआकी के बारे में एक लेख पढ़ते हुए, और वह इस बात को नहीं छिपाती कि वह किसे कितना प्यार। बुजुर्ग महिला जब वे बात कर रहे थे तब इसमें ग्रेट नामक किसी चीज का उल्लेख है। चोंगशान का सांप जो बहुत ही लोकप्रिय, चांगन का महान सर्प एक लेई द्वारा बनाया गया कबीला, और वे इसमें कई शक्तिशाली सदस्य हैं। संभवतः काले सूट पहने हुए पुरुष जो लोग पहले लेई की रखवाली कर रहे थे, वे भी वहीं से कबीले के कई छात्र। स्कूल भी इसमें शामिल होने की योजना बना रहे हैं, कबीले के साथ साथ सैन्य संगठन भी। वह उससे पूछती है कि उसकी क्या योजनाएं हैं, और शुरू में वह कहना चाहता है कि वहां है ऐसा कुछ भी नहीं जो वह करना चाहेगा, लेकिन उसे एहसास होता है कि उस कबीले का उपयोग करना एक उसके लिए करीब आने का एक बेहतरीन तरीका है। लेई वह निर्णय लेता है और धन्यवाद असाही ने उसे यह समझने में मदद की कि क्या वह आगे चलकर क्या करने वाला है। फिर वह चला जाता है। असाही को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वह क्या कर रहा है। इस बारे में बात कर रही है, लेकिन मदद करने में उसे खुशी होगी। इवाको के कार्यालय में प्रधानाचार्य कुछ चीजों का ध्यान रख रहे हैं। जब उसका फोन बजता है तो वह काम कर रहा होता है। वह डर के मारे चौंक गया। उसने उसे उठा लिया और दूसरी तरफ की उसके है। उसे इवाको से एक मदद की जरूरत है और वह यह है लेई उसे संपर्क करता है। इस बीच एक सुरक्षित स्थान अनुसंधान प्रयोगशाला में प्रयोगशाला कोट पहने पुरुष घूमने टेकने के दौरान कमरे के चारों ओर जंजीरों में जकड़ा हुआ और स्पष्ट रूप से प्रयोगशाला का दरवाजा खुलता है और ले रॉक्सी व्यंग्य करते हुए अंदर आती है और पूछती है। बच्चे को पता होना चाहिए कि वह कैसा महसूस कर रहा है। वह उनसे इंजेक्शन लगाना बंद करने की गुहार। उसे कोई अजीब दवा दी गई। अगर वह ऐसा करना जारी रखता है तो वह निश्चित मर जाए। रॉक्सी उसे लात मारकर जमीन पर गिरा और उसे शिकायत करना बंद करने के लिए कहता है। यदि ड्रग टेस्ट सफल होते हैं तो तब वह बहुत कुछ बन जाएगा। परिणाम स्वरूप वह और भी मजबूत हो जाता है और बस एक छोटे से प्रयोगशाला चूहे की तरह बने रहने से वह अपनी उंगलियां चटकाती है और उन शोधकर्ता इसके पीछे आ जाते हैं। छात्र को इंजेक्शन लगाएं और उसे एक और खुराक उस अजीब दवा का। छात्र वह गिड़गिड़ाने और दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही दवा उसके शरीर में प्रवेश करती है अंत शुरू हो जाता है। करने और चीखने से पहले चुप्पी छा गई। ऐसा लगता है कि इस बार ऐसा ही होगा। उस दवा के कारण उसने अपनी जान गंवा दी। भाषा क्षमता ऐसा लगता है कि अगर प्रयोगशाला के चूहे में कम से कम कुछ कौशल, अगर जादू में ऐसा होता है तो दवा काम नहीं करेगी। उन्हें अभी और अधिक लोगों को इकट्ठा करने की आवश्यकता है और इसके लिए उन्हें आवश्यकता होगी अधिक परीक्षण विषय प्राप्त करें। ऐसा करने के लिए वे भर्ती अभियान चला सकते हैं। चियांग सीन कबीले का महान सर्प, लेकिन दरअसल यह उनके लिए इकट्ठा होने के विषयों के रूप में उपयोग करने के लिए मजबूत लोग। वह इवोको को फोन करती है ताकि उससे पूछो कि क्या उसे उनकी बातचीत याद है पहले परीक्षण विषयों के बारे में। अभी उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो कुशल हो और वह चाहती है कि वह अकादमी के कुछ छात्र उसके लिए उपयोग करने के लिए। इसके बजाय इवाको उसे एक विचार देती है, अकादमी में चयन प्रक्रिया आयोजित करना। इस तरह वे सीधे उन लोगों को ढूंढ सकते हैं जो कुशल हैं और उन्हें बिना किसी परेशानी के शामिल कर लेते हैं। ले रुकी है इस विचार से प्रसन्न होकर शुरुआत करता है। चयन प्रक्रिया आयोजित करने की योजना बना रही है। इवाको समाप्त हो जाती है। आकार में बुलाओ। उसने वही किया है जो कियोस्के ने किया। उसे ऐसा करने को कहा था। तो अब गेंद हमारे अंदर का दरबार। अगले दिन उनमें से एक लेउकी के गार्ड एक घोषणा करते हैं, छात्रों को यह सूचित करते हुए कि चियांगशान का महान सर्प होगा। नए लोगों की भर्ती के लिए चयन परीक्षा आयोजित करना। छात्र उत्साहित हैं। एक लोकप्रिय संगठन में शामिल होने का अवसर प्राप्त करें। लेकिन क्योंसुके बस मुस्कुराता है। संतुष्टि यह एक सड़क की तरह दिखता है। लेई के करीब आने का आखिरकार पता चल गया है उसके लिए। जो छात्र रुचि रखते हैं चांगन के महान सर्प से जुड़ना, स्कूल के खेल के मैदान में इकट्ठा होने के शामिल होने के लिए चयन परीक्षा दें। कुल ले रुआकी का निजी अंगरक्षक प्रकट होता है। परीक्षा किस प्रकार होगी इसका संक्षिप्त विवरण देने के लिए जैसे ही वह नियमों की सूची बना रहा है, प्रतियोगिता के दौरान क्योसुके ने फैसला किया कि वह उसे यह चयन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ताकि वह चोंग के महान सर्प में शामिल हो सकता है। शान और लेई के करीब जाओ, उसका दृष्टिकोण ये इससे अलग होना चाहिए। वह इवाको पहुंच गया। इससे पहले उसने कोशिश की थी कि वह ऐसा पर किसी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करना, लेकिन इस बार उसे पकड़ना होगा। लेले के दाहिने हाथ के आदमी का ध्यान यांग शिन्यू और साथ ही ध्यान आकर्षित करने वाले लोग अन्य परीक्षकों को। ऐसा करने के लिए उसने अपनी शक्ति का थोड़ा प्रदर्शन करने का फैसला करता है। शुरुआती घोषणाओं के बाद कि उसके बैठने की जगह की ओर बढ़ता है। असली प्रारंभिक दौर का इंतजार करें शुरू होता है।
जब असाह उससे मिलने आता है, वह उसे स्टैंड के पास आराम करते हुए देखती है। इससे पता चलता है कि वह भी इसमें भाग लेने की योजना बना रही है। नाराजगी के बावजूद परीक्षा हुई। मैं नहीं चाहूंगी कि उसे यह हो। इस पूरे मामले में असाही भी शामिल है। वह खुद जानती है कि वह वास्तव में ऐसा नहीं। अन्य प्रतिभाशाली छात्रों के साथ शामिल हों जो परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन उसके पास उसका शामिल होने की अपनी वजहों के बावजूद वह अपनी पूरी कोशिश करने की योजना बना रही है। वह इसे परीक्षा के माध्यम से पास करना चाहती है और वह चाहती है परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। शुरुआत एक परीक्षण से होती है। जादुई शक्ति को मापना। पहरेदार, एक गोला प्रस्तुत करें जिसका उपयोग किया जाए। जादू को देखने के लिए मापने वाला उपकरण, इसे छूने वाले किसी भी व्यक्ति की शक्ति। छात्रों को एक एक करके आगे आना है और अपनी जादुई शक्ति उसमें डाल दें। गोले के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाएगा। किन शो पर? पहले समूह का छात्र उतने प्रभावशाली नहीं है। परीक्षक ग्रेड देता है और वह देता है। उनमें से अधिकतर के औसत अंक थे। फिर यह क्योंसुके की बारी आती है और वह गर्व से वह परीक्षा देने के लिए गोले के पास जाता है, परीक्षक को अपना कार्ड दिखाते हुए। वह आदमी इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होता एक लेवल 30 वॉइड यूजर को देखकर, और वह उससे पहले से ही ज्यादा उम्मीदें नहीं है, हालांकि उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। पानी में जैसे ही क्योंस के हमला करता है, अत्यधिक जादुई शक्ति, जिसके कारण वह गोला तेज रोशनी से जगमगा उठे। इसे इलाके में लगभग सभी लोग अंधे हो जाते हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वह कितना शक्तिशाली है। पहले परीक्षण से ही जैसे ही प्रकाश शो खत्म हो जाता है कि शांति से वहां से चली जाती है। परीक्षक उसे एस ग्रेड देता है। पहला परीक्षण। अगला एक जादू है। कौशल परीक्षण, जो एक छात्र का होता है अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर उनके गुणों के साथ करें। क्योंसुक, इससे मिट्टी का एक पिंड उत्पन्न होता है। यह एक बहुत ही सरल मंत्र है जिसे ज्यादातर लोग कर सकता है, लेकिन फिर वह इसके बाद यह करता है पानी का एक गोला बनाना, जो कि पहले से ही काफी चौंकाने वाला था, लेकिन उसके बाद वह इसे आग के गोले से समाप्त करता है। बिजली, हवा, और वह कामयाब हो सभी को पूरी तरह से एक साथ पकड़कर रखें। एक बार ये सभी बुनियादी विशेषताएं हैं जादू का प्रयोग और उसे बनाए रखने के बारे में एक ही समय में, और यह एक ऐसा कारनामा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। यही है शून्य विशेषता की शक्ति, जिसमें मुझे बहुत लंबे समय से शक्तिहीन कहकर उपहास उड़ाया गया है। असाही बधाई देने के लिए दौड़कर आता है उनके शानदार प्रदर्शन के बाद, लेकिन अब अपनी काबिलियत साबित करने की बारी उसकी। अपने जादू से वह कई लोगों का सामना करती है। सूखे और मृत पौधों से बना है और प्रकाश डाल उन पर जादू किया गया जिससे वे तुरंत पुनर्जीवित और उन्हें जीवन शक्ति से भर देना। अन्य छात्र इस बात पर हंसते हैं कि वह केवल मृत पौधों को ही पुनर्जीवित कर सकती है, जो कोई खास बात नहीं है, लेकिन क्योंकि वह अपनी प्रतिभा का सही मूल्य जानती है। इसमें प्रकाश गुण जादू है जो कि बस उसका शून्य गुण जितना दुर्लभ है, जो इसका मतलब है कि उसमें बनने की क्षमता है उसके जैसा शक्तिशाली। लेकिन ऐसा हो परीक्षकों के लिए मूल्यांकन करना कठिन है उसकी प्रतिभा, क्योंकि यह बहुत दुर्लभ है। मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन यह बेहतर है कि वह इसमें न फंसे। उससे पंगा मत लो अप्रत्याशित रूप से। इसके बावजूद उसके के विचारों को यांग सेनु अपने मन में बिठा ले। एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिख लें जिसे आजमाया जा सकता है। परीक्षण विषय। आखिरकार परीक्षाएं हो चुकी हैं। हो गया अंतिम चरण, एक पर एक बातचीत है। परीक्षकों के साथ द्वंद्व युद्ध। ये परीक्षक चौंक के महान सर्प के सदस्य हैं, जैन। तो स्वाभाविक रूप से छात्रों के पास जीतने की संभावना है, लेकिन यह लड़ाई नहीं है इस बारे में कि क्या छात्र जीत सकते हैं या नहीं। हार उन सभी का मूल्यांकन इसी आधार पर कितनी अच्छी तरह लड़ते हैं इस पर निर्भर करता है। इस बात से भली भांति अवगत हूं कि ऐसा कोई छात्र उनके खिलाफ जीत हासिल कर सकता है। पहला स्थान क्योंकि की बारी आती है और उन्हें सबसे कठिन चुनौतियों में से इस कार्यक्रम में परीक्षकों को देखते हुए पहले ही काफी हलचल मचा चुका है। परीक्षा के दौरान उसने जो दिखावा किया पहले, इसलिए शिक्षक इससे कहीं अधिक मुझे उसका सामना करने और उसे साबित करने में खुशी। अन्य सभी परीक्षणों में उनके परिणाम वास्तविक परिस्थितियों का सामना करने पर इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। उसके विनम्रता से सहमत होता है और कहता है वह बहुत कुछ सीखने के लिए उत्साहित है। उनकी लड़ाई। परीक्षक उत्सुक है इसे एक ही बार में खत्म करें और पृथ्वी जादू से बड़ा हमला, गोलीबारी। क्या उसके पर कई बार गोली चलाई गई। छात्र है हवा से इसे तुरंत रोका जा सकता है। जादू और वह हमले का जवाब देता है पूरी तरह से सब कुछ वापस उड़ाते हुए। परीक्षक उसे विश्वास नहीं हो रहा कि एक साधारण छात्र भी उसके जादू को नष्ट कर सकता है एक ही बार में। लेकिन जब तक वह देखता है ऊपर क्यों सुके गायब हो गया, फिर वह दोबारा प्रकट हुआ। उस आदमी के पीछे एक नुकीली बर्फीली जल जादू से उसका गला दबा दिया गया। विजेता की घोषणा तुरंत कर दी जाती है और कि उसके परीक्षा में शीर्ष स्थान पर आता है। यांग शिन्यू को विश्वास नहीं हो रहा कि एक छात्र किसी के खिलाफ जीतने में सक्षम होगा। अपने कबीले से अलग होने पर वह सोचने लगता है कि उसके कौन है। उसी दिन बाद में वह लेले रोआकी को विवरण समझाने के लिए फोन किया परीक्षा के बारे में। वह उससे पूछती है कि क्या उसे कोई दिलचस्प परीक्षण विषय, और वह विशेष रूप से एक छात्र का जिक्र करता है जो काफी दिलचस्प है। उन्होंने परीक्षा पास कर ली। परीक्षा में अत्यधिक मजबूत प्रदर्शन और ऐसा लगता है कि उसके पास है शून्य विशेषता। जैसे ही ले रॉक्सी सुनती है उसे एहसास होता है कि छात्र संभवतः वही व्यक्ति जो इवाको है, वह इसकी जांच कर रही थी। अब जब उसने सुन ऐसा लगता है कि वह इसमें सफल हो गई है। उसे एक बहुत ही दिलचस्प चीज मिल जाए, बलि का बकरा।